तो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 के अंतर्गत जो अध्याय 5 है आपको प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय पार्क, उसको देखते हैं। उसका यहाँ पे दूसरा भाग देख रहे हैं। तो प्राकृतिक अध्याय 5 जो आपको प्राकृतिक वनस्पति और उसका और राष्ट्रीय उद्यान है, उसको यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें देखिए आपको बैंड देखिए आपको क्या बैंड, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपको वन उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता के अंतर्गत जो आपको होते हैं वन उत्पाद हों, उनकी उपयोगिता के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं उस पेड़ की उपयोगिता क्या होती है उसको यहाँ पर हम पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या बैंड, देखिए बैंड को अंग्रेजी में बोलते हैं कैन, CANES, कैन से। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, ये असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर के नम एवं आर्द्र वनों में पाया जाता है। यानी कि ये असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर के नम एवं आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैग तथा टोकरी बनाने में किया जाता है। ये असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर के नम एवं आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैग तथा टोकरी बनाने में किया जाता है। तेंदू की बात करते हैं। देखिए तेंदू, TENDU, तेंदू देखिए आपको क्या होता है। तेंदू, तेंदू के पत्ते, तेंदू के पेड़ देखिए, तेंदू के पत्ते छत्तीसगढ़, झारखंड, पत्ते छत्तीसगढ़, तेंदू के पत्ते छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग आपको बीड़ी बनाने में आपको होता है। अब देखिए घास, जिसको हम ग्रासेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर घास, जिसको हम ग्रासेज बोलते हैं, क्या भारतीय वनों में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती है। कुछ प्रमुख घासें हैं सबाई, अर्ध हिमालय, तराई प्रदेश, सरकंडा अथवा एलिफेंट ग्रास असम में, स्पीयर ग्रास, उल्ला था पन्नी घास इत्यादि। देखिए खसखस घास भरतपुर तथा बसवाई माधोपुर का उपयोग यहाँ देखिए क्या आपको खसखस घास भरतपुर तथा सवाई माधोपुर का उपयोग गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों चिक के लिए किया जाता है। रोसा, नींबू तथा अदरक की घासों से औषधीय तथा सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। तेल देखिए यहाँ पर क्या, तेल ऑयल्स की बात हम करते हैं, ऑयल्स की बात करते हैं। देखिए बूटी, यानी कि बूटी पौध तथा वृक्षों का उपयोग अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव तथा तेल बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ हैं कपूर, लौंग, इलैंग, यूकेलिप्टस का तेल, चमेली का तेल, खसखस का तेल, लेवेंडर का तेल, नींबू घास का तेल, पुदीने का तेल, चंदन का तेल, पचौड़ी का तेल और तारपीन का तेल, जायफल का तेल तथा चंपा का तेल इत्यादि। अब छठा देखिए औषधीय बूटी तथा पौधे देखिए यहाँ पर क्या, मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। देखिए मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स की बात करते हैं। भारत के वनों में देखिए यहाँ पर कि भारत के वनों में अनेक औषधीय पौधे, बूटी तथा वृक्ष पाए जाते हैं। विभिन्न पौधे तथा झाड़ियों, विभिन्न पौधे तथा झाड़ियों के पत्ते, तना, फूलों, फलों, छालों, जड़ों तथा बीजों का इस्तेमाल कच्चे पदार्थों के रूप में अनेक दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए क्या, यहाँ देखिए मोहरी, देखिए मोहरी, कीड़ा झाड़ी, देखिए इंसेक्ट हर्ब्स, अजमोद, सीलरी, कंटालिका, इंद्रायण, चिरायता, जुलाब, चीता। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चीता के बाद क्या आपको चित्रा का एस्पेंटाइन तथा गुंजा कुछ प्रमुख बूटियां हैं जिनका उपयोग औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। देखिए सरपेंटाइन की जड़ें सांपों तथा कीड़ों के काटने पर विषहर का काम करती है। पर्वतीय तेंदु वृक्ष, बांज, क्विनीन, देखिए क्विनीन, स्पेनिश चेरी एवं बेचेरी, लोद वृक्ष, इंडियन रेडवुड, अशोक तथा अर्जुन की छालों का औषधीय महत्व अत्यधिक है। यानी कि एफ्रीडाइन सफ़ेद चंदन की लकड़ी, कत्था, लंबे नोक वाले चीड़, पाइन के तनों का भी अत्यधिक औषधीय महत्व है। देखिए वसा का अगरू, पॉइजन बल्ब, करंज, लाइफ प्लांट, देखिए स्वालो वाल्ट, मांडुक पर्नी, देखिए आपके मांडुक पर्नी, तस्मेनियन ब्लूगॉम, फिजुइक नट, होलो बेसिल, पान, काली मिर्च तथा टिफोलोफोरा के पत्तों से अनेक दवाएं प्राप्त की जा सकती। इसी तरह केसर, नागकेसर तथा वन पनसा के फूलों तथा बेल
बेल, फिश, बेरी, तेजपत्ता, धनिया, जीरा, सौंफ, आंवला, अफीम, पिपरा, मूल काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, बहेरा, देखिए बहेरा, हर्रा, हम पे MP, देखिए कि यहाँ पे एम्मी, आसीन के फलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। कीड़ा झाड़ी एक बहुमूल्य औषधीय पौधा है जो ऊर्जा स्वता ट्रीमेंडस एनर्जी बूस्टर की दवाएँ तैयार करने में काम आती है। इसका प्रति किलो मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए है। और देखिए अब क्या है, चपड़ा चपड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलेक, बोलते हैं SHELLAC, सेलेक बोलते हैं क्या कि यह केरिया लेखा नाम के कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है, जो परपोषी वृक्ष जैसे आपको पलाश, पीपल, कुसुम, शीशम, गुलार, सीलस तथा बरगद के रस साल द्वारा पोषित होते हैं। ये वृक्ष देखिए, ये वृक्ष आपको व्यापक रूप से गंगा के मैदान छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम में पाए जाते हैं। विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिपत्य है। इसका उपयोग रेशम के रंगाई में तथा चूड़ियाँ, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, मोहरी, क्या कि देखिए आपके मोहरी, लाख, विद्युत रोधक सामग्री, जूतों के पॉलिश, प्लास्टिक ढांचा, स्पिरिट, बेकिंग एनेमल तथा जहाज़ों के एंडी मोल्डिंग कंपोजिटरी बनाने में किया जाता है। लार की बात करते, देखिए यहाँ पर लार मतलब रेसिन जिसको कहते हैं, देखिए लार फेनिओरोगेमिक, लार मतलब कि रेसिन जिसे बोलते हैं, लार फेनिओरोगेमिक प्रजाति की वनस्पति का निस्राव है। ये पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील नहीं है परंतु अल्कोहल में घुलनशील है। देखिए हिमालय के शंकुधारी पाइन चीड़ वनों में लार का एकतर वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाता है। इसका उपयोग आपको साबुन बनाने में तथा कागज एवं कपड़ों को चिकना करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मोहरी, देखिए इसका उपयोग आपको मोहरी, लिनोनियम, देखो लिनोनियम, स्नेहक रंग तथा स्याही बनाने में भी किया जाता है। गोंद की बात यहाँ आप की गोंद देखिए यहाँ पर क्या, गोंद ये बबूल, एकेसिया, केरोब, मेस्क्विट कटिया गम से प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में प्रिंटिंग, छपाई तथा कपड़ों के परिष्करण में, रंग तथा मिश्री उद्योग, कैंडी इंडस्ट्रीज में एवं दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें खास बात जो आपको कहते हैं कि चर्म शोधक एवं रंजक की बात यहाँ पर की गई है। चर्म शोधक एवं रंजक की बात देखिए की गई है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेनिस एंड डाइज बोलते हैं। चर्म शोधक का इस्तेमाल खानों तथा चमड़ों के प्रोटीन स्कंधन के लिए किया जाता है ताकि प्रतिरोधी चमड़े का उत्पादन किया जा सके। हल्के वनस्पति चर्म शोधक की प्रधानता चमड़ों के उत्पादन में देखी जा सकती है। चर्म शोधक मैंग्रोव, चर्म शोधक मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, टाट, देखिए ठाट, एवेरम, सुमेक, सुमेक, इंडियन बादाम, बेर, कुडप्पा बादाम, अम्बारा तथा चेस्टनट के छांव तथा धुमिया के पत्तों से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर डाई रंजक रंगीन यौगिक है, कपड़ों पर इस यौगिक को लगाने से साबुन तथा पानी से नहीं, देखिए आप क्या समझिए बात को कि डाई रंजक रंगीन यौगिक है, कपड़ों पर इस यौगिक को लगाने से ये साबुन तथा पानी से नहीं धुलते और ना ही इन कपड़ों का रंग धूप में खराब होता है। अब के भारत को लगभग 150 रंजक प्रदान करने और वनस्पतियाँ परंतु अभी तक मात्र कुछ ही का ही उपयोग किया गया है। अब के कत्था जिसको कत्था खैर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात तथा बिहार में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कारखाने आपको बैर उत्तर प्रदेश तथा शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए फल एवं सब्जियाँ देखिए आपको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखिए आपको, वनों से प्राप्त होने वाले प्रमुख फल तथा सब्जियां आपको है बेर, गुल्लर, कटहल, आंवला, इमली, खिरनी, खरौंदा, खजूर, चिरगोजा, चिंच, मुनगा, चकुरा, अरबी, लतारू, कान्ही, अकाना, किरची, जारुंगी, सुआ, सैजन, सेंडू, मशरूम तथा गुआची। देखिए आप बहुमूल्य पदार्थ के, हम देखिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पर करते हैं। वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको वन से हाथी दांत, इसके अतिरिक्त आपको वन
वन से हाथी दांत, शहद, मधुमेह, खाल, सींग तथा लोम, फ्यूल, फल प्राप्त किए जाते हैं। देखिए चारागाह जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स की बात करते हैं। चारागाह जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स की बात करते हैं, वह घरेलू पशुओं के देखिए चारागाह क्या कहते हैं, वन घरेलू पशुओं के चारागाह तथा लगभग लगभग 30,000 पौधे, पशु तथा सूक्ष्म जीवों का आवास भी है। वन तथा जलवायु की बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट की बात करते हैं। हाँ देखिए जलवायु, तापमान तथा वृष्टिपात भी प्रत्यक्ष रूप से वनों की मौजूदगी तथा गैर मौजूदगी से प्रभावित होते हैं। यह कहा जाता है कि किसी प्रदेश में अधिक वन होने पर वहाँ अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ देखिए भारतीय वानिकी की समस्या, देखिए भारतीय वानिकी की समस्या यहाँ देखिए क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। देखिए भारतीय वानिकी की मुख्य समस्या निम्नलिखित प्राय हम क्या कि वनों का कम क्षेत्रफल। देखिए लॉ ऑफ फॉरेस्ट कवर, देखिए भारत का वन क्षेत्रफल मात्र 22.50% जो 35% के विश्व औसत से बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वांछित वन प्रदेश देश के कुल भौगोलिक प्रदेश का 33%, 25% मैदान तथा 60% पर्वतीय प्रदेशों में होना चाहिए। यह प्रतिशत सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कम है। केवल अंडमान एवं निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर को छोड़कर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वन का क्षेत्रफल 5% से भी कम है। भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र 730 है, जिसमें से 105 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है, 517 आपको वन जीव अभ्यारण्य, 18 जीव मंडल है, 26 कम्युनिटी रिसर्च एंड 66 कंजर्वेशन रिजर्वर आरक्षित प्रदेश है। अब देखिए दूसरा है अधिकांश भारत के वन वृंद, देखिए अधिकांश भारत के वन ग्रीगेरियस नहीं है, जिसके कारण उनकी उपयोगिता एक्सप्लॉयटेशन में बाधाएं आती है। देखिए सागौन, साल, सखुआ, बांस, चीड़, पाइन, ब्रांज, स्प्रूस तथा देवदार यहाँ अपवाद में गिने जा सकते हैं। अब तीसरा देखिए कि भारत के कुल वन प्रदेश के लगभग 40% हिस्से में अभिगम्यता एक्सेसिबिलिटी आसान नहीं है। अब चौथा देखिए कुल वन प्रदेश के 50% हिस्से में आदिवासियों को मुफ्त में चराई, ग्रेजिंग करने तथा घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी काटने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्राय दुरुपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 275 मिलियन लोग विशेष रूप से आदिवासी समुदाय अपनी जीविका और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है। अब आपको पांचवा यहाँ देखिए क्या है कि पांचवा आपको कहा गया कि अधिकतर यहाँ पर क्या अधिकतर वनों में देखिए अधिकतर वनों में वृक्ष को काटने का अधिकतर वनों में वृक्षों को काटने का अभी भी पुराना तरीका है। वृक्षों के कटने से देखिए यहाँ पर क्या वृक्षों के कटने से पारिस्थितिकी तंत्र को प्राय नुकसान पहुँचता है। देखिए मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, वनों को पुनर्जीवित रीजनरेशन करने में विलम्ब होता है। देखिए वनों में प्रशिक्षित कर्मचारी ट्रेन पर्सनल की कमी है। ज़्यादा उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता का उपयोग वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए किया जाता है, न कि वनों को पुनर्जीवित करने में। अब यहाँ देखिए सातवां देखिए कीड़े नाशक जीवों तथा नाशक जीवों जीव तथा पौधे की बीमारियों से वनों को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त नहीं है। आठवां यहाँ देखिए देश के आर्द्र पर्वतीय प्रदेशों स्थानांतरित कृषि वनों के लिए एक गंभीर समस्या है। नंबर देखिए क्या सूक्ष्म मौसम हवाओं के चलने से सूक्ष्म मौसम दौरान हवाओं के चलने से वनों को आग से नुकसान होता है। हाल ही में अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में भीषण आग लगी। भवाली रोड पर देखिए भवाली रोड पर ज्वलनशील चीड़ के जंगलों ने पर्यावरणवादियों को चिंता में डाल दिया। लगभग 3,000 एकड़ का जंगल नष्ट हो गया। अब देखिए चाहे जिसको बोलते ओपन ग्रेजिंग की बात यहाँ पर करते हैं। भारतीय वनों को व्यापक रूप से क्षति पर्वतीय प्रदेशों में स्थानीय लोगों द्वारा मवेशियों, कैटल, भेड़ तथा बकरियों के चराने में होती है। भ्रमणशील जनजातियाँ जैसे बकरवाल, भूटिया, गद्दी, गुज्जर तथा लेप्चा द्वारा ऋतु प्रवास के कारण वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ देखिए क्या कि स्थानांतरित कृषि देखिए जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पर क्या जिन पर्वतीय प्रदेशों में आपको वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, वहाँ सामान्यतः जनजातीय लोग पहाड़ी प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाए हुए हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव का आपको नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा कई भागों में झूम साइकिल घटकर मात्र 5 वर्षों का रह गया। इसके फल से वनों को संजीवित होने में पर्याप्त समय नहीं रहता है, पारिस्थितिकी को भारी हानि पहुँचती है। झूम कृषि एक आदिम और अवैज्ञानिक भूमि का उपयोग है जो वन, जल और मिट्टी संसाधनों को नष्ट करती है। वृक्षों की कटाई और झाड़ियों की सफाई आखिरकार सूखा या बाढ़ और मिट्टी की उर्वरता में कमी की ओर ले जाएगी। देखिए स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए
स्थानांतरित कृषि को देखिए यहाँ पर क्या, स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए, स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए राज्य के वन विभाग ने वनीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया। स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए, स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए राज्य के वन विभाग ने वनीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है या कार्यान्वित किया है। यह देखा गया कि जिन स्थानों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है, वहाँ झूम कृषि निर्भरता कम हुई। देखिए चौथा, कृषि भूमि की बढ़ती मांग है, कृषि भूमि की बढ़ती मांग देखिए यहाँ पर ग्रोइंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं, ग्रोइंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं। पिछले 65 वर्षों में देखिए क्या पिछले यहाँ देखिए क्या पिछले 65 वर्षों में बढ़ती आबादी का अनाज तथा कृषि कच्चे पदार्थ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की मांग बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप कई जगहों पर वन प्रदेश को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है, जिससे वन प्रदेश निरंतर घटते जा रहे हैं। देखिए पाँचवें के नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की बात करते हैं, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। वन तथा पहाड़ी प्रदेश, तो देखिए वन तथा पहाड़ी प्रदेशों में तीव्र तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण भी वन अपकर्ष एक प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पर वन तथा पहाड़ी प्रदेशों में तीव्र नगरीकरण तथा औद्योगिकरण भी वन अपकर्ष का एक प्रमुख कारण है। पिछले 30 वर्षों में देखिए सीमा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चंबा, डलहौजी, दार्जिलिंग इत्यादि जैसे नगरों का आकार 10 गुना अधिक हो गया। हिमालय, यहाँ देखिए क्या कि हिमालय तथा अन्य देखिए वन सड़कों में देखिए हिमालय तथा अन्य वन प्रदेशों में सड़कों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण बहुमूल्य वन प्रदेश पर्यटकों तथा विलासप्रिय लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। जिसके कारण को बहुमूल्य वन प्रदेश पर्यटकों तथा विलासप्रिय लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आर्थिक विकास कार्यों को 30 वर्षों में भारत में 23,716 औद्योगिक परियोजनाओं का स्थापित करने के लिए 14,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सफाई की गई है। अब देखिए बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखिए, बड़े बांध जैसे कि भाखड़ा नागर आपको भाखड़ा नागर रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, टेहरी, कोटेश्वर, सलार, दुरहस्ती, सरदार सरोवर बांध इत्यादि के जलाशयों के निर्माण के कारण कई बड़े वन प्रदेश जलमग्न हो गए हैं। देखिए व्यावसायिक गतिविधियाँ देखिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी देखिए, व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि लार निष्कर्षण, खनन, उत्खनन, तेल निष्कर्षण, रोप अस्थरी, बागाती खेती, फलोद्यान विकास आदि के कारण विविध पैमाने पर वन उन्मूलन हुआ है। देखिए दुर्भाग्यवश पेपर मिल तथा आराघर वनों में स्थित होते हैं, जिसके कारण वन उन्मूलन की प्रक्रिया त्वरित होती है। देखिए राष्ट्रीय वन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देखिए यहाँ देखिए जो खास देखिए आपको कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ 1893 से ही वन नीति प्रभाव में नहीं है। देखिए भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ 1894 से आपको वन नीति प्रभाव में रही है, मतलब प्रभाव में रही है। वर्ष 1952 तक 1988 तक 1893 की वन नीति में संशोधन किया गया। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने सुझाव दिया कि देश के कुल भौगोलिक प्रदेश के 1/3 33% वन प्रदेश होना चाहिए, 60% पहाड़ी तथा पर्वतीय प्रदेशों में तथा 25% मैदानी में। इस नीति ने सुझाव दिया कि वृक्ष भूमि का विस्तार नदी नहर के तटों, सड़कों, रेलवे तथा उन प्रदेशों पर किया है जो खेती के उपयुक्त नहीं है। अपराध आपको क्या, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अपराध के सुरक्षित वन जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, सुरक्षित वन को बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। यह भौतिक जलवायु की जरूरतों को पूरा करने का अनिवार्य है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय वन जिसको नेशनल फॉरेस्ट बोलते हैं, इसका उपयोग आपको देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा देखिए ग्रामीण वन जिसको बोलते हैं विलेज फॉरेस्ट बोलते हैं। यह गाँव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन की आवश्यकता तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है। चौथा आपके यहाँ पर क्या है कि वृक्ष भूमि देखिए, ट्री लैंड। इस नीति ने आपको वन महोत्सव के वार्षिक आयोजन था जुलाई अगस्त के महीने में वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया। देखिए यहाँ वृक्ष भूमि जिसको बोलते हैं ट्री लैंड बोलते हैं। इस नीति ने आपको वन महोत्सव के वार्षिक आयोजन था जुलाई अगस्त के महीने में वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया। अब राष्ट्रीय वन नीति जिसको राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निम्नलिखित उपायों पर बल दिया गया। पहला देखिए आपको जनजातीय लोगों को स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन कृषि छोड़ देने के लिए समझाना। दूसरा देखिए आपको वन कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन। तीसरा देखिए वन संसाधन प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना। चौथा देखिए वन प्रदेशों में पशुओं, भेड़ तथा बकरियों को चरने से रोकना। तो पांचवा देखिए ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन की लकड़ी प्रदान करना। छठा आपके यहाँ पर क्या, औद्योगिक उद्देश्यों की इमारती लकड़ियों की उपलब्धता में सुधार लाना। सातवां आपके यहाँ पर क्या, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धि वन वृद्धि करना। और
सातवां आपके यहाँ वैश्विक वृद्धि के वन एक ही बात हुआ। अब देखिए सातवें आप क्या है कि वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अब देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने वनों की सुरक्षा संरक्षण पुनः जीवन तथा विकास दर पर मुख्य रूप से बल दिया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 निम्नलिखित उपाय का सुझाव दिया। पहले की क्या पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण तथा पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण स्थिरता को कायम रखना होता है। बी देखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीव जंतु के साथ वनों का एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण देखिए। सी देखिए आप क्या नदियों झीलों जलाशयों के जल ग्रहण प्रदेश में मृदा अपरदन तथा अनाच्छादन पर नियंत्रण देखिए। डी देखिए आपको राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में तथा समुद्र तट के निकट रेत के टीलों सैंड ड्यून्स के विस्तार को रोकना देखिए आपको। ये देखिए विविध वनारोपण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण में ठोस वृद्धि है। अब देखिए ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों की जरूरत तो ईंधन की लकड़ी चारा तथा लघु वन उत्पाद को पूरा करना। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया जी की बात यहाँ पर की गई। देखिए जी की बात आपके यहाँ पर देखिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। देखिए यहाँ पर एच की बात यहाँ पर कहते हैं वन उत्पाद की क्या वन उत्पाद के उपयोगिता तथा लकड़ी के अनुकूलतम विकल्प को प्रोत्साहन देना। तो वन उत्पाद के उपयोगिता तथा लकड़ी के अनुकूलतम विकल्प को प्रोत्साहन होता है। पर आपको आइए देखिए आप क्या उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर जन आंदोलन देखिए उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की शुरुआत करने के लिए कदम उठाना है, जिससे महिलाओं की भी भागीदारी होता है। वनों पर वर्तमान दबाव को कम करना। अब ये देखें आप क्या वन प्रबंधन के संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को शामिल करना। अब एक राष्ट्रीय वन नीति 2018 देखिए द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 राष्ट्रीय वन नीति 2018 देखिए द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 देखिए ए नंबर देखिए इस नीति में अधिक बल लकड़ी और वन आधारित उद्योगों पर रखा गया है। याद रखिए कि इस नीति में अधिक बल लकड़ी और वन आधारित उद्योगों पर रखा गया है। बी देखिए देखिए रियायतें और आदिवासी लोग और वन के भाग वनों से उत्पादन वनीकरण और उत्पादकता को बढ़ाना और वन उद्योगों को सुविधाएं अंतरा पृष्ठ से बदल दिया गया, जिससे लकड़ी की उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित हो। अब सी देखिए क्या इसका उद्देश्य गुणवत्ता वाली लकड़ी के उत्पादन के वन निगमों के पास उपलब्ध अवनति भूमि का उपयोग करना है। डी देखिए क्या यह वैज्ञानिक पहुंच के माध्यम से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग को वनावरण के तहत लाने पर बल देती है। अब ई देखिए क्या यह नीति जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय चुनौती पर भी ध्यान देती है। अब देखिए आप यह नीति आपको संतुलन बनाए रखने के जंगलों के अंदर और बाहर लंबी अवधि के आधार पर वन्य जीवन की निगरानी करती है। जी यहाँ पे क्या है कि जी अब देखिए इस ड्राफ्ट में आपको व्यापारिक महत्व के वृक्षों पॉपुलर और यूकेलिप्टस को प्रोत्साहित किया गया है। यद्यपि ये गहरी जड़ों और जल का शोषण करने वाले वृक्ष हैं। अब इनसे भूजल को क्षय होता है। फिर देखिए इस नीति में खनन और अन्य उद्देश्यों और क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया। अब देखिए सामाजिक वानिकी देखिए सोशल फॉरेस्ट्री देखिए यहाँ पर क्या सामाजिक वानिकी का संबंध किसी समाज के लोगों द्वारा लगाए गए वन वृक्षों से है। इसकी परिभाषा लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी वर्ष 1952 और 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में सामाजिक वानिकी के महत्व पर बल दिया गया। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है परंपरागत वनों पर दबाव कम करना। इस उद्देश्य हेतु ईंधन के लिए लकड़ी चारा घास तथा इमारती लकड़ियों का प्रबंध वृक्षारोपण द्वारा किया जाता है। सामाजिक वानिकी देखिए सामाजिक वानिकी के दो प्रकार देखिए सामुदायिक वानिकी तथा कृषि वानिकी वाणिज्यिक। देखिए क्या सामाजिक वानिकी के दो प्रकार देखिए सामुदायिक वानिकी तथा कृषि वानिकी वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक देखिए अब इसका उद्देश्य देखिए पहला उद्देश्य है सतत आधार पर ईंधन लकड़ी छोटी काष्ठ बांस चारे अन्य लघु वन उत्पाद की मांग को पूरा करना। दूसरा कृषि उत्पादन बढ़ाने के गोबर के उपयोग को बढ़ाना। तीसरा ग्रामीण जनसंख्याओं को लाभदायक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा
आपको क्या कुटीर उद्योग का विकास करना। पाँचवां को प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण प्रदान करना। छठा आपको क्या कृषि क्षेत्र के महत्व को बढ़ाना एवं लघु के एवं आपको लोगों के मनोरंजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करना। अब देखिए सामुदायिक वानिकी देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री देखिए। सामुदायिक वानिकी सामाजिक वानिकी एक भाग है। इसके तहत आपको सामुदायिक भूमि कम्युनिटी लैंड पर पेड़ों को लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य आपको समुदाय को लाभ पहुंचाना। यद्यपि पौधे प्राय वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, देखिए रोपे गए वृक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो पूर्ण रूप से समुदाय की होती है। सामुदायिक वानिकी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस विषय में चीन के बाद भारत का स्थान है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सामुदायिक वानिकी सफल रही है। यहाँ देखिए कृषि वानिकी की बात आपको की गई। देखिए कृषि वानिकी देखिए यहाँ पर क्या एग्रो, जिसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। कृषि वानिकी भूमि का देखिए, कृषि वानिकी भूमि का एक सतत प्रबंधन है जो कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। कृषि फसलों वृक्षारोपण तथा जंतुओं को आपस में समन्वित करता है तथा स्थानीय जनसंख्या के सांस्कृतिक प्रतिरूप के प्रबंधन प्रथाओं को लागू करता है। देखिए कृषि वानिकी एक प्रकार की सामाजिक वानिकी है जिसके तहत किसी किसान द्वारा वृक्षारोपण कर अपनी भूमि पर वृक्ष चारा के लिए पौधे घास तथा दलहन लेग्यूम्स लगाए जाते हैं। कृषि वानिकी में वृक्षों को फसल माना जाता है, तब ये वृक्ष फसल संयोजन का एक भाग बन जाते हैं। उन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपने खेत के किनारे या पूरे खेत पर वृक्षों को एक फसल के रूप में लगाते हैं। चित्र 5 में 4 देखिए, वास्तव में भारत के उत्तरी मैदान में छोटे बड़े सभी किसानों द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन बड़े किसान तथा अनुपस्थित जमींदार अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स अपने पूरे भूमि के प्रदेश के कुछ भाग या पूरी भूमि पर वृक्ष लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपको है वो ट्री आपको अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जिसे बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री हैज अ क्रॉप। यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री हैज अ क्रॉप। आप देखिए आप कृषि वानिकी के प्रतिरूप यहाँ पर आपको दिखाया गया। एग्रो फॉरेस्ट्री अलोंग द बॉर्डर प्रैक्टिस्ड बाय कल्टिवेटर सीरियल मतलब राइस व्हीट क्रॉप आपको होता है। देखिए कृषि वानिकी की तरह आपको किसान अपने निम्न कोटि की भूमि अथवा उपयोगी भूमि पर वृक्ष लगाता है। देखिए ये वृक्ष आपको घरेलू जरूरतों अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये भूमि इन किसानों की निजी भूमि हो सकती है या फिर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत पट्टे पर ली जाती है। यहाँ पे क्या कृषि वानिकी में छोटे तथा बड़े किसान शामिल है। कृषि वानिकी में छोटे तथा बड़े किसान शामिल है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन में सुधार आता है। देखिए कृषि वानिकी उन्हें छिन्न कृषि अवधि में रोजगार प्रदान करता है। इन वृक्षों को किसानों की जरूरत के अनुसार 6 से 10 वर्षों के बाद काटा जाता है। कृषि वानिकी मुख्य लाभ निम्नलिखित है। पहला देखिए अनुपस्थित जमींदार, जिसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। देखिए अनुपस्थित जमींदार कृषि वानिकी तो अपने भूमि पर स्वामित्व कायम रखते हैं तथा अपनी आय को बढ़ाते हैं। और दूसरा देखिए क्या इसके द्वारा आपको कृषि भूमि की देखरेख और बगैर श्रमिकों के भी की जाती है। तीसरा देखिए इसके द्वारा बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित होता है। चौथा देखिए इसके द्वारा रोजगार उत्पन्न होता है। पाँचवें इसके द्वारा मिट्टी में नमी कायम रहती है। छठा देखिए ईंधन के लिए लकड़ी चारा इमारती लकड़ी की जरूरतों को यह पूरा करती है। सातवां कि यह कृषि भूमि को पवन वायु अपर विंड इरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ क्या कि अनेक भौतिकता भू जलवायु लाभ के बावजूद कृषि वानिकी का कृषि भूमि पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनमें से कुछ खराब प्रभावों का संचित उल्लेख नीचे दिया गया। क्या कृषि वानिकी के अंतर्गत उन वृक्षों का रोपण होता है जिनका वाणिज्यिक महत्व हो। ये वृक्ष आपको पारिस्थितिक तंत्र को भारी क्षति पहुंचाते हैं। वृक्ष जैसे पीपल, पहाड़ी पीपल, पॉपुलर जिसको बोलते हैं पॉपुलर, तो यूकेलिप्टस की जगह किसानों को नीम, महुआ, करंज, अर्जुन तथा बबूल का अंग्रेजी बोलते हैं एकेसिया जैसे वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा देखिए प्राय ईंधन के लकड़ी चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की उपेक्षा की जाती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत लाए गए अस्थानिक वृक्ष एक्सोटिक वैरायटीज मिट्टी की नमी कम कर देते हैं। इन वृक्षों के कारण खेत में जल का अभाव हो जाता है तथा भूमि जल स्तर अंडरग्राउंड और वाटरेबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
चौथा देखिए कृषि वानिकी। देखिए कृषि वानिकी के अंतर्गत, देखिए कृषि वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव बन जाता है, चूंकि वृक्षों की जड़ इतनी इतनी घनी हो जाती है कि उन्हें खोद कर निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। देखिए इन्हें हटाने के तथा भूमि को कृषि अनुकूल बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। देखिए पाँचवा, देखिए उन खेतों की उत्पादकता घट जाती है जिनके किनारे वृक्ष लगाए गए हों, क्योंकि वृक्षों से लगभग 2 मीटर की दूरी तक मिट्टी में नमी घट जाती है। और देखिए उन खेतों की उत्पादकता घट जाती है जिनके किनारे पर वृक्ष लगाए गए हों, क्योंकि वृक्ष से लगभग 2 मीटर की दूरी तक मिट्टी में नमी घट जाती है। अब छठा देखिए क्या वृक्ष, देखिए वृक्ष अनेक महामारी तथा बीमारियों का घर बन जाते हैं। वृक्ष अनेक महामारी तथा बीमारियों के घर बन जाते हैं, जिसके कारण को फसल प्रभावित होती है। वृक्षों के अंतराल की अवैज्ञानिक पद्धति से वृक्षों की भली भांति वृद्धि नहीं होती है। संक्षेप में कृषि वानिकी कृषि या भूमि उपयोग की एक व्यवस्था है जो देखिए जो ना केवल ईंधन फ्यूल वुड चारा घास प्रदान करती, बल्कि घास प्रदान करती है, बल्कि वनों को बढ़ाने तथा उनके संरक्षण में भी सहायता करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा वानिकी विभाग को संयुक्त रूप से कृषि वानिकी अनुसंधान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि भूमि प्रबंधन तथा समुचित तंत्र विकसित हो सके। देखिए जिसमें देखिए क्या जिसमें आपको वनवर्धन जिसमें क्या हो जिसमें वो आपको वनवर्धन उद्यान कृषि तथा पशुपालन का समाकलन हो। इस तरह कृषि वानिकी, देखिए यहाँ पर इस तरह कृषि वानिकी कृषि इस तरह कृषि वानिकी इस तरह कृषि वानिकी कृषि वनवर्धन पशुचारी तंत्र तथा औषधीय पौधों की कृषि को समाकलित करता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत किसान अपनी निम्न कोटि की भूमि अथवा उपयोगी भूमि का इस्तेमाल वृक्ष लगाने के लिए करते हैं, ताकि उनकी घरेलू आवश्यकताओं अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। हम देखिए क्या कृषि वानिकी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय है। यूकेलिप्टस पहाड़ी पीपल, पॉपुलर तथा कैजुरीना प्रमुख रूप से किसानों द्वारा अपने खेतों पर लगाए जाते। इन वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल जलावन, ईंधन, प्लाईवुड, कागज, लुगदी बनाने तथा माचिस के उद्योग में किया जाता है। देखिए कृषि वानिकी का लाभ छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसानों को अधिक हुआ है कि कई अनुपस्थित जमींदार एब्सेंटी लैंडों अपनी जमीन पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए वृक्ष लगाते हैं, ताकि उनकी भूमि को बेदखली से बचाया जा सके। इससे कृषि प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार घट जाते हैं। उत्तम कृषि भूमि का उपयोग अंततः वाणिज्यिक फसलों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए करना खाद्य पदार्थ तथा औद्योगिक कच्चे माल रॉ मटेरियल्स की कमी की समस्या उत्पन्न करेगा। इससे इस कार्यक्रम को एक नई नीति एवं दिशा की आवश्यकता है, जिससे उसके वास्तविक उद्देश्य को पूरा हो सके जिससे उसके वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। अब कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति एग्जिस्टिंग पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हमारे वन संसाधन के निरंतर उपयोग से वन पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति पहुंचती है। वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों में कृषि विस्तार, प्राकृतिक आवास, हैबिटेट का विनाश, महामारी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान समेत इसके फलस्वरूप पहाड़ी ढालों का अनाच्छादन एवं अपरदन, मृदा अपरदन, सूखा तथा बाढ़ों की बारंबारता मुख्य समस्याएं बनकर सामने आई है। राष्ट्रीय ध्रुव संवेदन एजेंसी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के एक आकलन के अनुसार भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र 1.3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र पर खो रहा है। यह गति चिंताजनक है। अब यह सामान्य रूप से माना जाता है कि वन जीवन संपोषण तंत्र है। वही कि वन पास के संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आते हैं। वन पास के संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण को लेकर वर्तमान चिंता का इन मुद्दों पर पुनः विचार किया जा रहा है कि हमारे वन संसाधन तथा उनके अपकर्ष की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि इनका उपयोग आपको विवेचित रूप में किया जाए, ताकि इन्हें कम अवधि में पुनर्जीवित किया जा सके एवं इन्हें स्थिर रखा जा सके।
फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया था कि क्या कि आगे यहाँ पर आपको है क्या वन संरक्षण की बात करते हैं, जिसको हम वन संरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर क्या वन संरक्षण की बात करते हैं कि वन की देखिए वन संरक्षण की बात करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं। वनों की उपयोगिता उनकी देखिए वनों की उपयोगिता उनकी सामाजिक प्रासंगिकता जलवायु में उनके महत्व की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वन संसाधन का संरक्षण वन संसाधन का संरक्षण हमारे उत्तरजीविता सर्वाइवल के अति आवश्यक है। कुछ कदम जो वनों की क्षति पूर्ति है उन्हें धारणीय बनाने में आवश्यक है, वे निम्नलिखित है। पहला देखिए क्या वन रोपण की बात करते हैं। पहला देखिए आप क्या वन रोपण की बात करते हैं, अफोरेस्टेशन की बात करते हैं। अफोरेस्टेशन की बात करते हैं कि बड़े पैमाने पर वन रोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, जिसका मुख्य बल आपको जलावन, ईंधन, इमारत, लकड़ी, घासों तथा छोटे वृक्षों उत्पादन पर होना चाहिए। इससे निम्नलिखित निरावृत भूमि डिग्रेडेड लैंड को ढका जा सकेगा। दूसरा देखिए सड़कों, रेल मार्गों, नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों किनारे वृक्षारोपण। तीसरा देखो क्या तीसरा आपको शहरी प्रदेशों में हरित पट्टी का विकास तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण। चौथा आपको यहाँ पे ग्राम सभा की भूमि पर सामुदायिक वन सोशल फॉरेस्ट्री का विकास। पांचवा को क्या ग्रामीणों को सस्ते दर पर ऋण देना, ताकि निम्नलिखित वन डिग्रेडेड फॉरेस्ट को पुनर्जीवित किया जा सके। अच्छा छठा आपको यहाँ पर वनों में कृषि अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। अब वनों में कृषि अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। सातवां आपको क्या स्थानीय लोगों के प्रथागत अधिकारों, कस्टमरी राइट्स तथा सुविधाओं को वनों की वहन क्षमता को पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये अधिकार तथा सुविधाएं हैं वनों में, यदि अधिकार तथा सुविधाएं हैं वनों में पशु चारण तथा वहाँ से ईंधन, जलावन तथा चालक एकत्रण। अब आठवां के ग्रामीण जनसंख्या को जलावन, ईंधन तथा लकड़ियों के उत्पाद का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए। नौवां आपका क्या विकास की प्रयोजन, जिसमें आपको खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां शामिल है, को इस तरह योजनाबद्ध किया जाना चाहिए ताकि वे वन पारिस्थितिक तंत्र को न्यूनतम क्षति पहुंचाए। 10वां आपका क्या है कि देखिए खनन अनुबंधों में खनन की समाप्ति के बाद पुनः देखिए यहाँ क्या पुनः वन रोपण की आवश्यक शर्त होनी चाहिए। 11वां आपका क्या उद्योगों को प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाना चाहिए, तथा वनों की क्षति को नए रोपण द्वारा पूरा किया जा सके। अब देखिए उद्योगों को प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाना चाहिए तथा वनों की क्षति को नए रोपण द्वारा पूरा करना चाहिए। अब देखिए 12वां यहाँ पर क्या है, 12वां जो आपके यहाँ पर क्या है कि आपको 12वां आपके यहाँ क्या जनजातीय तथा स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा, पुनर्जीवन तथा प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। आपके 13वां यहाँ पर क्या स्थानांतरित कृषि को धीरे धीरे वेदिका कृषि, टेरेसेड फार्मिंग, उद्यान विकास तथा वन वर्धन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। 14वां आपके यहाँ क्या वनों की आग की घटनाओं को नियंत्रित तथा कम करने के वैज्ञानिक पद्धति अपनाया जाना चाहिए। और 15वां आपके यहाँ क्या कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी पर और अधिक अनुसंधान होना चाहिए, जिसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा और अधिक सुविधा निधि प्रदान किया जाना चाहिए। वानिकी विद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में होना चाहिए। आपके यहाँ पे देखिए क्या 16वां आपके यहाँ क्या वनों को पेड़ जंतुओं, देखिए सुना क्या वनों को पेड़ जंतु और कीटाणु तथा बीमारियों से बचाना चाहिए, जिसके लिए आपको वृक्षों को छाना था उन पर दवाइयों का छिड़काव एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए 17वां की बात करते हैं वन विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों के बीच संपूर्ण समन्वय जिससे वनों का प्रभावी तथा विवेकपूर्ण उपयोग तथा उनका संरक्षण हो सके। अब देखिए यहाँ पर क्या 8वां की बात करें वनों को देखिए 8वां क्या यहाँ पर देखिए क्या लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 9वां की बात करते हैं 19वां की बात करते हैं आपके वनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। वनों को मात्र चिरस्थायी संसाधन या राजस्व स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। वनों का नियोजन तथा संरक्षण न केवल सरकार का बल्कि पूरे देश के नागरिकों का दायित्व है। अब 20वां अंक क्या है कि वनों के सामाजिक महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम, प्रदर्शन, सेमिनार, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं होनी चाहिए। आज के भारतीय यानी कि क्या कि भारतीय वानिकी अनुसंधान देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE का गठन 1987 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत हुआ। भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद के तहत निम्नलिखित वानिकी संस्थाएं इंस्टीट्यूशन काम कर ले। पहला देखिए क्या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अब दूसरा केंद्रीय सूक्ष्म प्रदेश
केंद्रीय सूक्ष्म प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, द सेंटर ऑफ एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। अब देखिए वर्षा तथा आर्द्र पतझड़ वन संस्थान जोरहाट, द इंस्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जोरहाट असम। अब देखिए चौथा आपके क्या कास्ट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलोर, द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का जबलपुर, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। अब कि वन आनुवंशिकता वृक्ष प्रजनन आनुवंशिकता वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। अब कि शीतोषण अब सातवां का शीतोषण वन अनुसंधान केंद्र शिमला, द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर शिमला। अब आठवां यहाँ पर क्या है कि वन उत्पादकता। अब यहाँ क्या आठवां क्या वन उत्पादकता केंद्र रांची, द सेंटर ऑफ यहाँ क्या वन उत्पादक केंद्र रांची देखिए, द सेंटर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची देखिए। आपके नमा आपके सामाजिक वहाँ के देखिए नमा आपके क्या सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण केंद्र आपको इलाहाबाद, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट इलाहाबाद। 10वां देखिए वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद। 11वां आपको क्या देखिए सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज देखिए, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इलाहाबाद। 12वां आपको देखिए 12वां जो आपको वन आधारित आजीविका और विस्तार केंद्र अगरतला, सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड एंड एक्सटेंशन अगरतला। अब 13वां क्या वन शिक्षा निदेशालय आपको देहरादून देखिए। वन जीवन को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए वन जीवन मतलब वाइल्ड लाइफ देखिए। भारत के भू जलवायु पर्यावरण अनेक विविधताएं देखी गई। पर्यावरण की विविधता वन जीवन पक्षियों तथा कीड़े मकोड़े के लिए प्राकृतिक वास प्रदान करता है। विश्व के लगभग 15 लाख पशुओं की जातियों में भारत में 81,251 जातियां मतलब 6.7% है। एस एच पेटर 1934 के अनुसार भारत को छः जीव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत में 350 विभिन्न प्रकार के स्तनधारी पक्षियों की 1200 प्रजातियां, सरीसृपों के 453 प्रजातियां एवं 4500 प्रकार के पौध प्रजातियां। इससे भी अधिक भारत में कीटों के 50,000 ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें 13,000 तितलियां एवं मौत देखिए। ये प्रदेश आपको पता है कि हिमालय प्रदेश है, उत्तरी आपको हिमालय प्रदेश, दूसरा आपको उत्तरी प्रधान है, तीसरा आपको थार मरुस्थल है, चौथा आपको पैदल पठार है, पांचवा आपको मालाबार तट है, छठा आपको नीलगिरी है। बढ़ती जनसंख्या दवा कारण आपको खाद्य एवं औद्योगिक कच्चे माल रॉ मटेरियल्स की भारी मांग के कारण आपको भारत का वन क्षेत्र पर भारी मात्रा में घट गया है। इसके अतिरिक्त आपको वनों में वृक्षों का घनत्व अन्य देशों का अपेक्षा कम है। इसके फलस्वरूप वन्य जीवों के प्राकृतिक वास घटते जा रहे। तेंदुआ बाघ के लोभ एवं बाघों के दांतों के बढ़ती व्यापार के कारण उनकी संख्या घटती जा रही है। गेंडे के सिंग तथा कस्तूरी की मांग बढ़ती जा रही है, जिसका उपयोग औषधि तथा सुगंधित पदार्थों के लिए किया जाता है। वन्य जीवों का अनाधिकार शिकार कारण इनकी संख्या दिन पर दिन घटी जा रही है। कुछ जातियां विलुप्त एक्सटिंक्शन होने के कगार पर है। एशियाई शेर, बाघ, लमचिता, क्राउडेड लियोपार्ड, कस्तूरी मृग, गेंडा, सोहन चिड़िया मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर, नीलगिरी लंगूर, अजमल तथा गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 खतरे में पड़ी प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वन जीवों के शिकार और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया इंडिया ICFR सेंटर का यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, तो इमेज दिया गया आपके यहाँ के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। देखिए आप क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन जीवन सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया। 1972 में आपको पारित किया था। देश के लगभग 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर के प्रदेश को देश के कुल प्रदेश के 4.75% राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य सेंचुरी ताजीब मंडल सुरक्षित प्रदेश घोषित किया गया। वर्तमान 2019 में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों की संख्या क्रमशः 104 551 है। विलुप्त होने के आपको यहाँ ये डाटा 2019 के अनुसार ही, इसको बाद में आपको फिर से देख लीजिएगा 2023 के अनुसार, 2024 के अनुसार देखिए।
हालांकि विलुप्त होने की प्रजाति विलुप्त होते प्रजाति के वर्ग में जानवरों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोटेक्ट टाइगर 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन योजना 1975 में, राइनोसिरस प्रोजेक्ट 1987 में, और सा योजना, सुनो योजना या सा योजना, सुनो लियोपार्ड प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988 की शुरुआत की गई। अब के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तुलनात्मक रूप से एक वृत्त प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो मानव अधिगमता उद्योग द्वारा भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पौधे पशुओं की प्रजातियां भू आकृतिक स्थान तथा प्राकृतिक वास हैबिटेट को विशेष वैज्ञानिक शिक्षा तथा बिहार के लिए सुरक्षित रखा गया है। यहाँ देखिए क्या कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको देखिए उत्तर प्रदेश में आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में आपको स्थापित हुआ था, और मध्य प्रदेश में आपको कान्हा राष्ट्रीय पार्क 1955 आपको स्थापित हुआ था, और आपको असम में आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको 1974 में स्थापित हुआ था, गुजरात में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको 1975 में स्थापित हुआ था, मध्य प्रदेश में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित हुआ था, और आपको राजस्थान में आपको 1981 में केवड़ा देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, उत्तराखंड में 1982 में आपको फूलों घाट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, और आपको केरल में 1982 में ही आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, छत्तीसगढ़ में 1983 ईस्वी में आपको कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में 1983 में ही आपको फॉसिस राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1983 में ही महात्मा गांधी समुद्री जीव राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश 1983 में क्या आपको नामदम्पा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1987 में ही क्या 1987 में आपको सेडर पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, राजस्थान 1952 में राजस्थान 1992 में ही 1992 में आपको क्या सरिस्का स्थापित हुआ था, और फिर आपको क्या और त्रिपुरा 2007 में, त्रिपुरा में ही 2007 में आपको क्या बिशन राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, और हिमाचल प्रदेश 2010 में क्या हुआ था आपको खोरगंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, और पश्चिम बंगाल में 2014 में जालदापरा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। अब एक वन जीव अभियान की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की तरह ही वन जीव अभियान वन जीव द्वारा संबंधित प्रजातियों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। अभ्यारण्य में मानव जीवन की अनुमति दी जाती है, अभ्यारण्य को मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, और जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इसकी अनुमति नहीं दी जाती। अभ्यारण्य जो आपको होते हैं सेंचुरी जो होता है, सेंचुरी आपको मानव पर गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इसकी अनुमति नहीं होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, इसमें आपको मैप है जो उसको देखिएगा, इसमें देखिए क्या कि बाघ आरक्षित क्षेत्र देखिए जिसको टाइगर रिजर्व से बोलते हैं, बाघ आरक्षित जिसको टाइगर रिजर्व से बोलते हैं, उसको देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स को आगे के पन्नों मानचित्र पर दिखाया गया है। भारत में बाघों की संख्या 2010 में 1706 और 2014 में 2226 बढ़ी, जबकि 2006 में 1411 थी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, जिसका कुल क्षेत्र आपको कितना 3296.31 वर्ग किलोमीटर है। देखिए जबकि सबसे छोटा महाराष्ट्र में बोल टाइगर रिजर्व है, जिसका कुल क्षेत्र 138.12 वर्ग किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्रोत ENVIS सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया जुलाई 2014 में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या 47 थी। यह मई 2019 में बढ़कर 50 हो गई। टाइगर रिजर्व यहाँ पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुल क्षेत्र पर 71,027.10 वर्ग किलोमीटर है। बाघों का रखरखाव उनके वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक है। देखिए क्या बाघों का रखरखाव और उनके वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य और पारिस्थितिक मूल्यों और संरक्षण के लिए किया जाता है। लेकिन किया जाता है हर समय लोगों के लाभ, शिक्षा, प्रशिक्षण और आनंद के लिए एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्र है। उनका भौगोलिक वितरण आपको 5 में 7 में दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 7 को यहाँ दिया है उसको देखिए, इसमें देखिए क्या कि भारत में बाघों के संरक्षण के प्रयास, देखिए भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले देखिए क्या भारत में बाघों के संरक्षण के जो प्रयास उसको कितने 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे देखिए बाघ राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम है। फिर दूसरा भाग क्या, बाघ की निगरानी प्रणाली, और तीसरा आपको वैश्विक बाघ पर है। अब देखिए बाघ राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली को 2 भाग में बांटा गया, जिसमें क्या MOEFCC द्वारा
2006 में स्थापित हो किया गया। और दूसरा इसी में क्या कि बाघ राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण में क्या कि बाघों के संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए पहले जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण योजना आपको है। अब कि बाघों के निगरानी प्रणाली में क्या है कि गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति, गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति, एम्स ट्रिप्स सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली। वैश्विक बाघ प्रणाली हम देखिए क्या 2008 में शुरू किया गया। 2008 में शुरू किया गया बाघों को विलुप्त होने से बचाने का काम किया। यह एक वैश्विक गठबंधन है। अब के जीव मंडल देखिए, जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र, देखिए जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहाँ की गई है। देखिए जीव मंडल आर्कटिक, देखिए जीव मंडल आर्कटिक प्रदेश स्थलीय, जीव मंडल आर्कटिक प्रदेश आपको तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। भारत में जीव मंडल आर्कटिक प्रदेशों की संख्या 18 है। लेकिन इन संरक्षित प्रदेशों को यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने से पहले कुछ न्यूनतम योग्यता तथा कुछ पूर्व शर्तों को पूरा करना जरूरी है। विश्व के कुछ मुख्य पारिस्थितिक तंत्रों की किस्मों तथा भू आकृतियों को इस नेटवर्क में निरूपित किया गया है, जो जैव विविधता को सुरक्षित करने के समर्पित है, जो अनुसंधान तथा नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है एवं मानव के धारणीय विकास के अनेक मॉडल प्रदान करने की कोशिश करता है। एक जीव मंडल में एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम होते हैं। अब उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स की बात यहाँ की गई है। देखिए यहाँ पर उद्देश्य जीव मंडल की बात करते, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स की बात हम करते हैं। देखिए जीव मंडल सीमांकित करने के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। देखिए हम क्या जीव मंडल सीमांकित करने के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। पहला देखिए क्या जैव विविधता, देखिए जैव विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा देखिए पारिस्थितिक पर्यावरण के संबंध में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। पर्यावरण के संबंध में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। तीसरा देखिए शिक्षा, ट्रेनिंग तथा शोध कार्य की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 में आरंभ किया था। इस समय भारत में कुल 18 जीव मंडल आपको हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या इसमें देखिए भारत के जीव मंडलों के नाम एवं क्षेत्र पर तालिका 5 में 8 में आपको मैप में इंडिया टाइगर रिजर्व कहाँ का उसको दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए भारत में के जीव मंडलों के नाम एवं क्षेत्र पर आपको तालिका 5 में 8 में दिया गया। अब देखिए भारत के जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र यहाँ देखिए आपको दिया गया। भारत के जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र जो आपको यहाँ पर है आपको है देखिए जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र देखिए नीलगिरी आपको है। देखिए ये डाटा भारत के जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। किसने ये सिर्फ यहाँ कि आपको जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पर है और इसके बाद उसमें क्या क्या मुख्य जीव और जंतु उसमें क्या है। जैसे कि नीलगिरी में आपको मुख्य जीव जो आपको नीलगिरी तहर शेर पूंछ मकाक है। और नंदा देवी जो आपको वो लाल पांडा नंदा देवी के नीलगिरी जो नीलगिरी आपको क्या नीलगिरी जीव मंडल आर्कटिक क्षेत्र जो तमिलनाडु के कर्नाटक में। अब उत्तराखंड नंदा देवी, उत्तराखंड आपको नंदा देवी नंदा देवी आपको लाल पंडा है। और फिर आपको क्या मेघालय के नोकरेक देखिए मेघालय के नोकरेक में आपको लाल पांडा सुनहरा लंगूर है। फिर देखिए असम के मानस में क्या रॉयल बंगाल टाइगर है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में क्या कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन आपको डुगोंग या समुद्री गाय है। अब यहाँ देखिए इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर कितना किस अभ्यारण्य कितना वर्ग किलोमीटर इतना महत्व नहीं होता। सिर्फ किस अभ्यारण्य में क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको होता है। अब यहाँ देखिए क्या कि तमिलनाडु तट में देखिए तमिलनाडु तट में आपको जो आपको पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल 1989 में स्थापित सुंदरवन अभ्यारण्य में आपको सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र में सुंदरवन जीवन आरक्षित क्षेत्र में क्या कि डुगोंग या समुद्री गाय। तभी तमिलनाडु में 1989 में स्थापित मन्नार की खाड़ी में खारे पानी के मगरमच्छ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बड़ा निकोबार में गोर रॉयल बंगाल टाइगर है। ओडिशा के सिमलीपाल में 1994 आपको ओडिशा के सिमलीपाल में 1994 में आपको गोर रॉयल बंगाल टाइगर बंगाली हाथी जो वो है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थापित 1997 में आपको डिब्रू सेखोवा सुनहरा लंगूर है। और अरुणाचल प्रदेश में ही आपको 1998 से दिबांग में आपको क्या मिर्ग हिरन मिसमी ताकिन लाल गुरस है। और मध्य प्रदेश में 1999 मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में आपको क्या एशियाई काला भालू है। और सिक्किम के कंचनजंगा में आपको विशाल गिलहरी उड़म गिलहरी है। अब
यहाँ देखिए केरल में क्या है कि केरल के अगस्यमलाई, केरल के अगस्यमलाई में आपको लाल पंडा हिंग तेंदुआ आपको है। अब मध्य प्रदेश के अचानक, मध्य प्रदेश के अचानक मार अमरकंटक में काली हिरण, चिंगारा भेड़िया, विषाद गिलहरी है। अब देखिए गुजरात के कच्छ में, गुजरात के तक कच्छ 2008 में क्या है, गुजरात का कच्छ जो 2008 में आपको स्थापित हुआ थे। अब देखिए इसमें आपको भारतीय जंगली गधा है। लाहौल स्पीति और लद्दाख में, लाहौल स्पीति और लद्दाख के ठंडा मरुस्थल में हिम तेंदुआ है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम में आपको स्लेंडर लॉरिस और पेंगोलिन गंभीर रूप से लघु प्रजाति हैं। और आपको मध्य प्रदेश में के पन्ना में आपको क्या चीता, चिंतर, चिंकारा, सांभर और आसली भालू है। देखिए अब यहाँ देखिए क्या कि बायोस्फीयर यहाँ पे स्टार जो लगाया गया था, जिसमें आपको नंदा देवी और नोकरी में स्टार जो लगाया, उसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द यूनेस्को नेटवर्क। देखिए शोध क्या यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एनबी द्वारा लिया गया है, एमबीए द्वारा लिया गया। अब देखिए यहाँ पर भारत का 18, देखिए भारत का 18 में से 7 भारत का 18 में से 7 जीव मंडल संरक्षित प्रदेश वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर की योजना पर आधारित है। देखिए ये 7 जीव मंडल संरक्षित प्रदेश निम्नलिखित है। पहला आप नीलगिरी जीव मंडल संरक्षित प्रदेश, दूसरा देखिए नंदा देवी जीव मंडल संरक्षित प्रदेश, और तीसरा आपके यहाँ पर सुंदरवन जीव मंडल संरक्षित प्रदेश, और चौथा आपको मनाई खाली आपका, पांचवा आपको नोकरे का जीव मंडल आपको है, और छठा आपको पंचमढ़ी जीव मंडल आपको है, और सातवां आपको यहाँ पे सिमलीपाल जीव मंडल। ये सभी आपको एक्स्ट्रा लगा हुआ जो चीज़ है वो आपको देखिए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक भारत का मैप, यहाँ पे इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व का मैप आपको दिया गया है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। अब भारत के मैप को मैं आपको शो किया है कि भारत के मुख्य राष्ट्र उद्यान देखिए, भारत के मुख्य राष्ट्र उद्यान उसको देखिए यहाँ पर। देखिए भारत के मुख्य राष्ट्र उद्यान तथा उनकी भौगोलिक विशेषताएं संक्षेप में नीचे दिया गया है। अब कि यहाँ पर क्या कि भारत के मुख्य राष्ट्र उद्यान उनकी भौगोलिक विशेषता संक्षेप आपको नीचे आपको देखिए। सबसे देखिए आपको देखिए आंसी राष्ट्र उद्यान देखिए, क्या आपका आंसी राष्ट्र उद्यान जो आपको बोलते हैं वो आपके यहाँ पर है। देखिए आपका आंसी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आंसी राष्ट्रीय उद्यान जो आपको बोलते हैं आंसी नेशनल पार्क, देखिए आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक उत्तरी कन्नड़ जिले में गोवा के निकट स्थित है। इसका विस्तार आपको 340 वर्ग किलोमीटर है, तथा यह दांडली वन जीव अभयारण्य सेंचुरी के निकट स्थित है। इस उद्यान में देखिए इस उद्यान में अन्य वन्य जीवों के अतिरिक्त सांवले तेंदुए, बाघ तथा हाथी पाए जाते हैं। वृक्षों में बांस, देखिए वृक्षों में बांस, दालचीनी, सिनामोन, रजत, देवदार तथा जम्बा प्रमुख है। देखिए फिर आपको यहाँ पर कहा गया क्या, यहाँ क्या वाल, देखिए आप क्या बाल पाखरम राष्ट्रीय उद्यान देखिए, बाल पाखरम राष्ट्रीय उद्यान देखिए, बाल पाखरम राष्ट्रीय उद्यान देखिए। यह राष्ट्रीय देखिए यहाँ पर क्या, यह राष्ट्रीय उद्यान आपको समुद्री स्तर से, यह राष्ट्रीय उद्यान को समुद्री स्तर से 3000 मीटर ऊंचाई पर मेघालय के गारो पहाड़ों में स्थित है। इसे प्राय चिरस्थायी पवन का वास और भूत पैतृक भूमि लैंड ऑफ स्पिरिट्स कहा जाता है। यह हाथी काकर देखिए, यह हाथी काकर, बार्किंग डियर, बैबून, सुनहरी बिल्ली, गोल्डन कैट, लाल पांडा, जंगली भैंस तथा अनेक बंदरों का वास स्थान है। देखिए वनस्पति में उष्ण पतझड़ वृक्ष प्रमुख है। प्रमुख है। अब यहाँ पर क्या कि एक खास बात यहाँ देखिए कि एक खास बात जो आपको कहा गया है, देखिए यहाँ पर क्या कि बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, बनेरघाटा नेशनल पार्क की बात करते हैं। यह उद्यान को 25 एकड़ 101 वर्ग किलोमीटर बंगलोर दक्षिण में स्थित है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है जिसमें एक धनी प्राकृतिक जंतुशाला है। यह उद्यान को बंगलोर का एक मुख्य पर्यटन आकर्षण है। अब कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देखिए, आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क देखिए, यह उद्यान आपको उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, जो 145 वर्ग किलोमीटर ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदियों के डेल्टा में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मगरमच्छ, सफेद मगरमच्छ, कछुआ, अजगर तथा डॉल्फिन पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई। ब्लैक देखिए क्या, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क देखिए, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई था। यह भावनगर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खंभात की खाड़ी के दक्षिण में, खंभात की खाड़ी के दक्षिण में इसके तट पर 34 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान काली हिरण, ब्लैक बक, तिलोर, सोन चिड़िया देखिए, बस्ट तथा भेड़िया का प्राकृतिक वास
स्थान है। यहाँ ये देखिए यहाँ तितलियों की सबसे अधिक संख्या है। कैंपबेल देखिए, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल नेशनल पार्क है। यह उद्यान 425 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो निकोबार द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 में की गई था। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। देखिए चंदोई राष्ट्रीय उद्यान, देखिए चंदोई राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, चंदोई नेशनल पार्क की बात करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2004 में स्थापित किया गया, जो 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चंदोई बांध के निकट महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। यहाँ हाथी, बंदर, अजगर, उल्लू तथा जंगली सुअर, वाइल्ड बोर पाए जाते हैं। देखिए आपको दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आपको दाचीगाम नेशनल पार्क, देखिए यह श्रीनगर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लगभग 140 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। इस उद्यान के नाम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव। यद्यपि यह उद्यान 1910 से ही एक सुरक्षित प्रदेश था, परंतु इसे 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ हंगुल मतलब लाल हिरन, कश्मीरी हिरन हिमालय में मिलकर कस्तूरी मृग, तेंदुआ, कुक्कुट पाए जाते हैं। हंगुल तेंदुओं की संख्या में वृद्धि कारण हंगुल की संख्या घटती जा रही है। अब देखिए मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या डेजर्ट नेशनल पार्क, देखिए यह उद्यान को 3165 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है तथा जैसलमेर शहर राजस्थान के निकट स्थित है। अब देखिए इस उद्यान की स्थलाकृति की विशेषता रेत के टीले, चट्टानी सिल इत्यादि है। यह उद्यान विलुप्त होते सोहन चिड़ियों, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, शिकारी कुत्तों, बाज, टीसा, बजार्ड्स, गिद्ध, विभिन्न प्रकार के गरुड़ इत्यादि का वास स्थान है। छोटे तालाबों तथा झीलों के निकट रेत के टीले देखे जा सकते हैं। यह उद्यान थार मरुस्थल, यह उद्यान आपको थार मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र का यह उद्यान थार मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। इस राष्ट्रीय उद्यान को देखने का उपयुक्त समय नवंबर तथा जनवरी के बीच है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपको डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की बात करते हैं। यहाँ पर है देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान को तिनसुकिया असम में स्थित है। इस उद्यान का विस्तार आपको 650 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में आपको है। इस उद्यान का स्थापना विंग्ड वुड डक, जंगली घोड़े, जल भैंसा, बाघ तथा कैप्ट लंगूर को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। देखिए यहाँ पर इराविकुलम, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय नेशनल पार्क, देखिए यह उद्यान लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। तो यह पश्चिमी घाट के नज़दीक केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह देखिए यह सुरापुर राष्ट्रीय उद्यान के बहुत नज़दीक है। यह सुरापुर राष्ट्रीय उद्यान के बहुत नज़दीक है तथा इस उद्यान का प्रशासन केरल वन्य जीव विभाग के हाथों में है। इस उद्यान का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थान के रूप में चयन विचाराधीन है। अब देखिए फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आपको फॉसिल नेशनल पार्क, देखिए मध्य प्रदेश के मांडा जिले में स्थित इस उद्यान में उन वनस्पतियों के जीवाश्म है जो 150 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 40 मिलियन वर्ष पहले तक पाए जाते हैं। यह उद्यान को 7 गाँव में फैला हुआ है। तो इसका कुल प्रदेश पर 2,75,000 वर्ग मीटर है। यानी कि क्या गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, देखिए गालाथिया नेशनल पार्क, देखिए 1992 में राजपत्रित यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान तथा निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है, जिसमें कैंपर राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। अब देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की गई, गंगोत्री नेशनल पार्क, देखिए यह उद्यान आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह 1530 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। 1530 किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। इस उद्यान में भव्य हिमानी दृश्य, कोनधारी वन तथा हरे घास के मैदान का मिश्रण देखा जा सकता है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको है कि गोरुमारा नेशनल पार्क, देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के तराई प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता घास के मैदान तथा वन है। यह मुख्य रूप से गेंडा, इंडियन रीनोसारस के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद पशु विहार, देखिए यहाँ पर गोविंद पशु विहार, यह वन जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। 1000 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैले हुए इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। भारतीय सरकार ने गोविंद पशु विहार में 7
शाह योजना मतलब स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य वन्य जीव आपको है काला भालू है, भूरा भालू है, काला भालू, भूरा भालू, तेंदुआ, गरुड़, गिद्ध, शेरा, बर्फीले प्रदेश में पाया जाने वाला मुर्गा इत्यादि है। यहाँ पे देखिए क्या है कि दीर्घ हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, देखिए दीर्घ हिमालय राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखिए कुल्लू घाटी में, देखिए कुल्लू घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में आपको की गई थी। 1500 से 6000 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह उद्यान 1170 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यह उद्यान 375 प्रकार के जीवों का वास स्थान है, जिसमें स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स, उभयचर, एम्फीबियंस, एनिलीड, मोलस्क तथा कीड़े पाए जाते हैं। अब देखिए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पर गुगामल नेशनल पार्क, यहाँ देखिए महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित इस उद्यान की स्थापना 1974 में की गई थी। इस उद्यान का प्रदेश पर आपको 1675 वर्ग किलोमीटर आपको है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है कि गिंडी नेशनल पार्क की बात करते हैं। चेन्नई में स्थित यह उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु के राज्यपाल के सरकारी निवास के निकट बहुत फैला हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल के सरकारी निवास के निकट फैला हुआ इस उद्यान में मनोरम वन, झाड़ियाँ, झीलें तथा छोटी धाराएं देखी जा सकती है। आपके समुद्री मेरीन राष्ट्रीय उद्यान देखिए, आपको मेरीन नेशनल पार्क देखिए। इस उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 460 वर्ग मील के प्रदेश में फैला हुआ है। इस संरक्षित उद्यान में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह शामिल है, जिसमें कुल 42 द्वीप है। इस उद्यान में प्रवाल, कोरल, समुद्री गाय, समुद्री कछुआ, प्रवासी पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ घने मैंग्रोव वन व कक्ष वनस्पति देखे जा सकते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखिए, आपका हेमिस नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान आपको पूर्वी लद्दाख में स्थित है। यह इस प्रदेश में सबसे बड़ा अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ देखिए क्या कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखिए, हेमिस नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी लद्दाख में स्थित है। यह इस प्रदेश में सबसे बड़ा अधिसूचित सुरक्षित उद्यान है। इस उद्यान में स्तनधारी जीवों की देखिए, इस उद्यान में स्तनधारी जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। इस उद्यान में स्तनधारी जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है जो विलुप्त होती जा रही है। देखिए विलुप्त होती जा रही है। यह उद्यान देखिए, यह उद्यान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्नो लियोपार्ड, लियोंग, तिब्बती हिरन एवं अनेक प्रकार के पक्षियों का वास स्थान है। यह उद्यान आपको मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच ट्रैकिंग के लिए अनेक मार्ग प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान कोयम्बटूर जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। 560 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ यह उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल संरक्षित प्रदेश का भाग है। यह उद्यान पश्चिमी घाट के विश्व धरोहर स्थान वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को द्वारा विचाराधीन है। देखिए यहाँ पर क्या कि इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, आपको नेशनल देखिए इनटाकी नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान को नागालैंड में स्थित है। इस उद्यान में रहने वाले वन्य जीव हुकलुक गिब्बन उलक है, ब्लैक स्टोक सुरमल है, बाघ तथा स्रोत बियर ब्रीच है। आपके कालेश्वर वन्य जीव अभियान जिसको बोलते हैं कालेश्वर वन्य जीव अभियान, जो आपको है कालेश्वर वन्य जीव अभियान, कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, यहाँ पर हरियाणा में स्थित देखिए, हरियाणा में स्थित यह सुरक्षित प्रदेश चंडीगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पक्षी निरीक्षण एक प्रसिद्ध स्थान है। यह अन्य पक्षियों के अतिरिक्त जंगली लाल लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पक्षी निरीक्षण का एक प्रसिद्ध स्थान है। यह पक्षी निरीक्षण का एक प्रसिद्ध स्थान है। देखिए यह अन्य पक्षियों के अतिरिक्त जंगली लाल मुर्गियों का भी वास स्थान है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बने सिम्बरबारा वन्य जीव अभयारण्य का एक विस्तार है। यह अभयारण्य आपकी यमुना नदी के पार स्थित है। आपके कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगड़ घाटी नेशनल पार्क देखिए, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कोलंबा नदी के निकट स्थित है। यहाँ हिरन, जंगली सुअर, जंगली भैंस, नीलगाय तथा कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया है,
यहाँ देखिए जो खास बात आपको यहाँ देखिए कासू देखिए एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और राष्ट्र देखिए कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान देखिए कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क देखिए यहाँ पर क्या यह राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद के जुबली पहाड़ों के बीच स्थित है। इस उद्यान का नाम आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कासू ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम पर है। इस उद्यान में 6 वनस्पति की प्रजातियाँ एवं विभिन्न प्रकार की तितलियाँ एवं सरीसृप पाए जाते हैं। आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखें, आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखें यहाँ पर असम के गोलाघाट तथा नागांव जिले में फैला यह उद्यान एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है तथा विश्व के लगभग दो तिहाई एक सींग वाले विश्व के लगभग दो तिहाई एक सींग वाले राइनोसेरस तथा गैंडे की आबादी इस उद्यान में है। काजीरंगा में विश्व के बाघों की संख्या काजीरंगा में विश्व के बाघों की सबसे घनी आबादी है तथा 2006 में एक टाइगर में इसे काजीरंगा में विश्व के बाघों की सबसे घनी आबादी था। 2006 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया। इस उद्यान में प्रजनन करने वाले हाथियों जल भैंसों दलदल में पाए जाने वाले हिरणों तथा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की बड़ी संख्या है। देखिए इस उद्यान की विशेषता यहाँ के लंबे एलिफेंट घास है तथा इस उद्यान को ब्रह्मपुत्र नदी घेरे हुए हैं। काजीरंगा की अस्त्राकृति में अनावृत बालू भीति नदियों में आई बाढ़ से बनी झील जिसे बिल कहते हैं उत्तापित प्रदेश चापोली जो बाढ़ के दौरान पशुओं का आश्रय होता है देखे जा सकते हैं। उन्हें कई कृत्रिम चापोली का निर्माण भारतीय सेना की मदद से पशुओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। अब कायबुर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान देखिए कायबुर लामजाओ नेशनल पार्क देखिए यहाँ पर क्या यह मणिपुर में लोकटक जिले के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में स्थित है। यह मणिपुर के ब्रो एटलंड हिरन का आखिरी प्राकृतिक आश्रय है। इस हिरन का स्थानीय नाम को सांगाई है जिसका अर्थ है मणिपुर का नाचने वाला मृग। देखिए यह अन्य संकटापन्न प्रजातियों का भी वास स्थान है जिनमें अजगर शामिल है। वर्तमान में यह उद्यान लोकटक जल विद्युत परियोजनाओं के कारण संकट में है। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखें यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों का एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है मतलब सेंचुरी है। यहाँ जहाँ पक्षियों की अत्यंत दुर्लभ तथा विलुप्त प्रजातियाँ पाई जाती है जैसे साइबेरियन क्रेन यहाँ शीत ऋतु में आते हैं और इस उद्यान में 230 प्रजातियाँ पाई जाती है। इस उद्यान में 230 प्रजातियाँ पाई जाती है। यह एक मुख्य पर्यटन केंद्र भी है जहाँ शीतकाल में अधिक मात्रा में पक्षी विज्ञानी आते हैं। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है जिसे 1971 में एक अभियान घोषित किया गया। यह देखिए यह रडी सेल डक गुल नॉर्दर्न पिनटेलस सबलस टिकरी याकुट गागुन टफटे डक तथा पोचार्ड का भी वास स्थान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा नेशनल पार्क देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक जीव मंडल शासित प्रदेश भी है जो सिक्किम राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है। इस उद्यान का कुल क्षेत्र लगभग 850 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में कई हिमनद हैं जैसे जेमू हिमनद है। फिर यह कस्ती मृग सोनो लियोपार्ड हिमालयन टार तथा भूले भालुओं का वास स्थान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखिए यह किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपको है वो आपको उद्यान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जम्मू प्रखंड के डोडा जिले में स्थित है। यह उद्यान को भूले भालू तथा बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले मुर्गियों का वास स्थान है। अब कुंदेमुख देखिए कुंदेमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए कुंदेमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखिए कुंदेमुख कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक पर्वत है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ घोड़े का चेहरा है। यह मूल रूप से लोहे का निक्षेप है। यह प्रदेश वन्य जीवों के मामले में धनी है। तुंगभद्रा तथा नेत्रवती जिले महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थान कुंदेमुख है। तुंगभद्रा तथा नेत्रवती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थान कुंदेमुख है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में मालाबार के गंध बिलाव सिबेट जंगली कुत्ते रीछ स्रोत भी अतः चित्ता स्पॉटेड डियर शामिल है। यहाँ पर कुंदेमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपको क्या है कि कुंदेमुख कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक पर्वत है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है घोड़े का चेहरा। यह मूल रूप से लोहे के अक्ष का निक्षेप है। यह आपको
यह प्रदेश वन जीवों के देखिए, यह प्रदेश वन जीवों के मामले में धनी है। तुंगभद्रा तथा नेत्रवती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थान कुद्रेमुख में है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों आपको मालाबार के गंध बिलाव, सिवेट, जंगली कुत्ते, रीछ, स्लॉथ, बियर तथा चीता, स्पॉटेड डियर शामिल है। माधव राष्ट्रीय देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान देखिए, यहाँ पर माधव नेशनल पार्क देखिए, माधव राष्ट्रीय पार्क यहाँ देखिए क्या कि यह राष्ट्रीय उद्यान देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। देखिए शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इससे पहले इसके जंगलों में मुगल शासक शिकार करते थे। 1564 में मांडू से लौटते हुए मुगल बादशाह अकबर ने शिवपुरी के जंगलों से अपने अस्तबल के लिए हाथियों के एक झुंड को पकड़ा था। राष्ट्रीय उद्यान का भूभाग विभिन्नताओं से भरा है, जैसे वनों से ढके पर्वत तथा झीलों के किनारे समतल घास के मैदान। यह प्रदेश जैव विविधता के मामले में धनी है। अब यहाँ पर क्या कि महावीर, इसमें आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए महावीर हरिना, देखिए आपको क्या कि महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। देखिए यह उद्यान आपको आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद जिले वनस्थली में स्थित है। इस उद्यान का नाम जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के 25वें जन्म दिवस स्मरण उत्सव 1975 का अवसर पर रखा गया था। इस उद्यान में रहने वाली जातियाँ आपको ब्लैक बक, शाही पोर्क्यूपाइन, वाटर मॉनिटर्स, शॉर्ट रोड ईगल, बगुला, कोयला किंगफिशर और जलकुमा सर मोरेट्स तथा पक्षियों की अन्य प्रजातियाँ आपको है। यहाँ देखिए क्या कि इस खास बात देखिए कि मत्थी कतल, देखिए मत्थी कतल सूरा राष्ट्रीय की मत्थी कतल सूरा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपको मत्थी कतल, आप यहाँ पर जो खास बात कहा गया कि मत्थी कतल सूरा राष्ट्रीय उद्यान के मत्थी कतल सूरा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मत्थी कतल सूरा नेशनल पार्क देखिए, यह उद्यान। हाँ देखिए यहाँ पर क्या, यह उद्यान केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इस उद्यान को यह उद्यान केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इस उद्यान को पर्यावरण, जीव जंतु तथा वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए वर्ष 2003 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान के वन का आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व अधिक है। इस राष्ट्रीय उद्यान के कुछ भाग में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इलायची की खेती होती थी। अब के मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क देखिए, यहाँ पे यह उद्यान अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर के निकट स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्र पर लगभग 64 वर्ग किलोमीटर है। यह चित्तर का वास स्थान है। देखिए यहाँ पर क्या कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या, मोलेम नेशनल पार्क देखिए यहाँ पर क्या, यह उद्यान गोवा राज्य में स्थित है तथा 107 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। इस उद्यान में तेंदुआ, गौल, चीतर, गंध बिलाव, सिवेट, उड़ने वाली गिलहरी, मालाबार में पाए जाने वाली विशाल गिलहरी, साल, पेंगोलिन तथा विषैले सांप जैसे नागराज, किंग कोबरा जैसे कई वाइपर पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें काले रंग का कटफोर, इंडियन ब्लैक वुड पिक्स, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, फेरी ब्लूबर्ड, अंगारक, डोरंगो, वेगटेल, बारबेट, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, कोयला किंगफिशर, लहटोरा, श्रिग तथा पर्की जंगली मुर्गियाँ शामिल है। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान देखिए, माओलिंग नेशनल पार्क देखिए, यह उद्यान अरुणाचल प्रदेश के शिलोंग जिले में स्थित है। देखिए यह उद्यान को 500 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। देखिए इस उद्यान में पाए जाने वाले जानवर आपको है जंगली भैंस, तेंदुआ, बाघ, पाडा, हॉग डियर तथा सिराव की 3 किस्में। देखिए आपको माउंट आबू वन जीव अभयारण्य, यहाँ देखिए माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, ये अरावली के दक्षिण में स्थित है। इसे 1960 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। इसकी ऊंचाई आपको 300 मीटर से लेकर गुरु शिखर में 17 से 22 मीटर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान देखिए, माउंट हैरियट नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान आपको अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह एक लघु उद्यान है जो जंगली सुअर, लवणीय जल में पाए जाने वाले मगरमच्छ, कछुए तथा रोवर क्रेब के प्रसिद्ध है।
अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें क्या देखिए यहाँ मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या, ये राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में हैदराबाद शहर तक 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 600 भिन्न किस्मों की वनस्पति देखी जा सकती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर है काले रोए वाले खरगोश, जंगली बिल्ली, गंध बिलाव, इंडियन रेड स्नेक, वाइपर, चीता, कठफोड़वा। मुदुमलाई अभयारण्य देखिए क्या, मुदुमलाई संस्कृति देखिए तमिलनाडु राज्य के सबसे पश्चिम भाग में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। यह नीलगिरी जिले से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है तथा कोयम्बटूर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मुकुर्ती नेशनल पार्क देखिए, यह नीलगिरी पठार के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। नीलगिरी जिले में देखिए क्या, नीलगिरी जिले में स्थित यह उद्यान उटकमंड हिल स्टेशन से पश्चिम की ओर है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल संरक्षित प्रदेश का भाग है। तो यूनेस्को के समक्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसका चयन विचाराधीन है। यहाँ देखिए कि देखिए आपका मुलेन राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मुलेन राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखिए, उद्यान आपको मिजोरम राज्य के चंपाई जिले में स्थित है। ये आइजोल से 245 किलोमीटर दूर चीन पहाड़ियों के नज़दीक स्थित है। यह लगभग 100 किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर तथा वनस्पति पाए जाते हैं। अब देखिए नगर होले राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नगर होले नेशनल पार्क देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से दक्षिण पश्चिम को स्थित है। यहाँ बांदीपुर की अपेक्षा बाघों, गबलों, बायसन तथा हाथियों की आबादी अधिक सघन है। यूनेस्को के समक्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसका चयन विचाराधीन है। आपके नामेरी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नामेरी नेशनल पार्क, यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के पादगिरी फुट हिल्स में असम के सोनीलपुर जिले में स्थित है। यह हाथी, बाघ, तेंदुआ, गबल, सांबर, ढोले, एशियाई जंगली कुत्ता, पांडा, बनेरा सुअर, रीछ, काला भालू, केप्ट, लंगूर तथा विशाल गिलहरी का वास स्थान देखिए। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ आपको है, जिसमें आपको सफ़ेद पंखों वाली बत्तख, धनेश, हॉर्नबिल, पतीना, ब्यावलता, पठान तथा बटान शामिल। अब देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपको, नंदा देवी आपको राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको नंदा देवी चोटी समुद्री स्तर 7,817 मीटर की ऊंचाई के निकट स्थित है। इसको उत्तर पश्चिम की ओर फूलों घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स देखी जा सकती है। इस उद्यान में नंदा देवी अभयारण्य एक हिम नदी बेसिन है। ऋषि गंगा अप्रवाहित है। यह एक घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। अब देखिए नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नवेगांव नेशनल पार्क देखिए, यह उद्यान आपको महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग 60% हिस्सा इस राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। अब देखिए नेओरा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नेओरा वैली नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है तथा इसका विस्तार को सिक्किम से भूटान तक है। इसका विस्तार को सिक्किम तथा भूटान तक है। देखिए यहाँ घने वन है, तथा इसके कई भाग अभी गम नहीं है। यह लाल पांडा या वाह का आवास स्थान है। इस पार्क की ऊंचाई समुद्र स्तर से 3,260 मीटर तक है। अब के नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या मेघालय राज्य के गारो पहाड़ी जिले में तूड़ा से लगभग 2 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जानवर पाए जाते हैं, जिसमें सूपिया बाघ देखिए, अब जिसमें सूफिया बाघ, फिशिंग कैट, शेरा तथा बाघ शामिल है। सुप्रसिद्ध सिजु गुफा भी इसी उद्यान में स्थित है। भारत के संतरे फल का यह मूल निवास नेटिव हैबिटेट भी माना जाता है। उत्तरी बटन यानी कि क्या उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान देखिए, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान देखिए, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। यह कई जीवों का वास स्थान है, जैसे सूस, डॉल्फिन तथा समुद्री गाय डगोंग। देखिए औरांग राष्ट्रीय उद्यान देखिए, औरांग नेशनल पार्क देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर तेजपुर असम के निकट स्थित है। यह उद्यान गेंडे, सांभर, काकल, चचर तथा अनेक जल पक्षियों के लिए समृद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखिए, पेरियार नेशनल पार्क देखिए, पेरियार नेशनल पार्क एक सुरक्षित प्रदेश है तथा एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, बनेरा सुअर, वाइल्ड बोर गोर तथा विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अब देखिए पालनी पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, पालनी हिल्स नेशनल पार्क यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। इसका विस्तार को पालनी पहाड़ियों पर तथा कोडई कवाल वन्यजीव अभयारण्य के अत्यंत समीप स्थित है। अब देखिए
यहाँ क्या कि देखिए पावंग पुई देखिए फावंग है कि फावंग पुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान देखिए। यह राष्ट्रीय उद्यान को मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह म्यांमार की सीमा के निकट है। यह उद्यान कोलमचीरा क्राउडेड लियोपार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए आपका पीन घाटी राष्ट्रीय के पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पीन वैली नेशनल पार्क देखिए। यह राष्ट्रीय उद्यान क्या, यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति जिले में स्थित स्पीति जिले की स्पीति घाट में स्थित है। देखिए अनेक विलुप्त होने वाले प्रजातियों वास स्थान जैसे आपको सार स्नो लियोपार्ड साइबेरियाई साकिन आइबेक्स इस उद्यान में बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थल है। अब देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देखिए। राजा जी नेशनल पार्क देखिए शिवालिक के पादगी में स्थित यह उद्यान हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। इस उद्यान में हाथी, तेंदुआ, बाघ, हिरण, बनबिलार, बनेरा, सुअर तथा रीछ पाए जाते हैं। यह मयूर देखिए। यह मयूर पी पॉल कटफोर कोडिला बसंता बारबेट विभिन्न प्रकार के मछलियों तथा ट्राउट का भी वास स्थान है। सेडर देखिए। सेडर राष्ट्रीय उद्यान देखिए। सेडर राष्ट्रीय उद्यान देखिए। सेडर नेशनल पार्क देखिए। यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले जीव है जंगली सुअर है, वाटर है, मोइटर है तथा कपोत है। देखिए यहाँ पर क्या सलीम अली राष्ट्रीय देखिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क देखिए। यह श्रीनगर हवाई अड्डे के निकट स्थित है। इस उद्यान का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी और ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम पर रखा गया। अब के संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इस उद्यान में साल सखुआ के वृक्ष, बाघ, तेंदुआ, चीता, सांबर, नीलगाय तथा बनेरा सुअर पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क देखिए। देखिए ये सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा 525 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीता, भेदकी, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, गौर, बनेरा सुअर, ब्लैक बक, लोमड़ी, धनेश तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इस उद्यान में पाए जाने वनस्पति को साल, सखुआ, तेंदु, सागौन, आंवला, महुआ, बेल, बांस, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां तथा औषधीय पौधे प्रमुख हैं। अब आपको आगे यहाँ पर आगे क्या देखिए। आगे जो यहाँ पर आपको है देखिए साइलेंट वैली देखिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान देखिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ देखिए। यह उद्यान केरल राज्य के पलाक्कई जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह उद्यान को 90 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। इसका चयन को यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में विचाराधीन है। यह उद्यान का देखिए। इस उद्यान का पर्यटन केंद्र आपको सिरांद्री में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान देखिए। सिरोही नेशनल पार्क देखिए। यह उद्यान को मणिपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1982 में की गई। यहाँ बाघ, तेंदुआ तथा ट्रैगोपेन पाए जाते हैं। इस उद्यान में प्रसिद्ध सिरोही लिली पाए जाते हैं। यह उद्यान आपको विभिन्न प्रकार के फूलों तथा तितलियों के मामले में धनी है। श्री वेंकटेश्वर देखिए। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान देखिए। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखिए। यह राष्ट्रीय उद्यान को आंध्र प्रदेश के कड़ुपा तथा चित्तूर जिलों में स्थित है। यह उद्यान अनेक जलप्रपातों के प्रसिद्ध है जिसमें प्रमुख है टालाकोना, गुंडारकोना तथा गुंजाना। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर आपको है बाघ, गंधबिलाव, सियार, ब्लैक बक तथा विशाल गिलहरी। अब है क्या कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखिए। क्या सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखिए। यह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। इस उद्यान का क्षेत्रफल आपको 1.43 वर्ग किलोमीटर या एक संरक्षित प्रदेश है जहाँ 250 किस्म के पक्षी देखे जा सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर देखिए। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। यह वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी नंदा देवी को संयुक्त रूप से 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गढ़वाल का यह भाग वर्ष का अधिकतम समय अगम्य रहता है। यह प्रदेश देखिए। यह प्रदेश हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है जहाँ सबसे ऊंची चोटी गोरी पर्वत है। अब वसंदा देखिए। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान देखिए। वसंदा नेशनल पार्क देखिए। अब यह उद्यान आपको दक्षिणी वसंता उद्यान आपको दक्षिणी गुजरात के नवसारी जिले में अंबिका नदी के तट पर स्थित है। यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर प्रदेश में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उद्यान को 1979 में स्थापित किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ इस उद्यान में बांस तथा कत्था के घने पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। वहाँ देखिए आप क्या वानस्पतिक उद्यान के अतिरिक्त यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण है। स्थानीय जनजाति, गिरा प्रपात का एक सम्मेलन केंद्र। देखिए यहाँ वनस्पति तथा जीव जंतु अद्भुत मिश्रण देखा गया है। अब के बाद आकर्षित से देखिए क्या टाइगर रिजर्व के बाद आकर्षित से टाइगर रिजर्व 2019 की बात यहाँ पर। मई 2019 के आंकड़ों के अनुसार को भारत में 50 बाघ आकर्षित क्षेत्र है। भारत में बाघों की संख्या 2006 को 1004 से 11 की तुलना में 2010 में 1700 और 2014 में 2226 की वृद्धि हुई। भारत में
में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, जिसका कुल क्षेत्र आपको 3,296.31 वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, जिसका क्षेत्र आपको 138.12 वर्ग किलोमीटर है। आपके नीचे इनमें से कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व का वर्णन नीचे दिया गया सर। इसमें आपको देखिए, अब यहाँ देखिए क्या आपको बाघ देखिए भद्रा बाघ, देखिए भद्रा बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए भद्रा बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए आपको भद्रा टाइगर रिजर्व देखिए आप कर्नाटक में स्थित इस संरक्षित प्रदेश की स्थापना 1998 में हुई। यह 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। बाघों के अतिरिक्त देखिए, बाघों के अतिरिक्त यहाँ तेंदुए, हाथी, भालू, लंगूर, बंदर तथा विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं। देखिए आपके बांधवगढ़ बाघ, देखिए बांधवगढ़ बाघ सुरक्षित प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ सुरक्षित प्रदेश, देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, देखिए यह सुरक्षित, देखिए यह संरक्षित श्रेणी, देखिए आप यह संरक्षित श्रेणी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्र 105 वर्ग किलोमीटर, इसकी स्थापना 1968 में की गई है। यह एक लघु किंतु सघन राष्ट्रीय उद्यान है। सफ़ेद बाघ व्हाइट टाइगर पाए जाने का इसे सफ़ेद बाघ का देश भी कहा जाता है। अब के बांदीपुर, देखिए बांदीपुर बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, देखिए यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत का एक प्रसिद्ध बाघ संरक्षित प्रदेश अभयारण्य है। यह दक्षिण कर्नाटक में स्थित है तथा नीलगिरी जी मंडल संरक्षित प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। यह लगभग 17 बाघों तथा 3,000 एशियाई हाथियों का वास स्थान है। इसके अतिरिक्त देखिए आपके इसके अतिरिक्त यहाँ तेंदुए, तेंदुए ढोल और इसके अतिरिक्त आपको तेंदुए ढोल और गोर तारीख, इसके अतिरिक्त आपको तेंदुए ढोल और गोर तारीख रिच पाए जाते हैं। इस सुरक्षित प्रदेश का यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयन विचाराधीन है। अब देखिए बेतवा बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए यहाँ पर बेतवा बाघ संरक्षित प्रदेश को छोटा नागपुर पठार में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के पलामू जिले के अंतर्गत आता है। यह 125 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बेता उन अग्रणी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो प्रोजेक्ट टाइगर की योजना के अंतर्गत बाघ संरक्षित प्रदेश बना। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों आपको वन उल्लू, अंगारक, बाघ, गंधबिलाव तथा बंदर मुख्य है। तो इस संरक्षित प्रदेश में हाथियों की सवारी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आगे यहाँ देखिए क्या है कि आपको आगे यहाँ पर आपको देखिए आगे इसमें आपको दिया गया क्या बोली, देखिए आपको क्या कि बोरी सतपुरा पेंच, देखिए बोरी सतपुरा पेंच बाघ संरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 1486 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। बाघ के अतिरिक्त यहाँ तेंदुए, हाथी, चीता, लंगूर, नीलगाय और गौर भालू तथा बनेरा सुअर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए बुक्सा, देखिए क्या बुक्सा बाघ, देखिए बुक्सा बाघ संरक्षित, देखिए बुक्सा बाघ संरक्षित प्रदेश के बुक्सा टाइगर रिजर्व, देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी बंगाल के बुक्सा पहाड़ों में स्थित है। यह उद्यान भूटान के निकट 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। इस संरक्षित प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर बाघ, गंधबिलाव तथा जंगली मुर्गियाँ आपको दम्फा बाघ, देखिए दम्फा बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए आपको दम्फा टाइगर रिजर्व, देखिए यह संरक्षित प्रदेश मिजोरम के पहाड़ी इलाके में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। यह 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ के अतिरिक्त यहाँ हाथी, तेंदुआ, रीछ तथा हिरण पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दुधवा बाघ संरक्षित प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व, देखिए 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस सेंचुरी की स्थापना एक वन जीव अभ्यारण्य के रूप में 1958 में हुई तथा 1988 में एक बाघ संरक्षित प्रदेश बनाया गया। यह हिमालय के तराई नेपाल की सीमा तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। यह बाघों, चिड़ियाघरों में जन्मे बाघों तथा दलदल में पाए जाने वाले हिरणों का अभ्यारण्य है। 1980 में इस सुरक्षित प्रदेश में असम के गैंडे लाए गए थे। यह उद्यान पक्षियों के मामले में धनी है। यहाँ पक्षियों के लगभग 350 लगभग 350 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें दलदल में पाए जाने वाले तीतर, कठफोड़ा तथा चत शामिल है। अब नौ यहाँ पर गिर बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए गिर बाघ संरक्षित प्रदेश, देखिए गिर टाइगर रिजर्व, देखिए यह शरण आपको ससन गिर के नाम से जाना जाता है तथा यह विशुद्ध एशियाई शेर पार्थना लियोपार्सिया का एकमात्र वास स्थान है। यह पूर्ण रूप से संरक्षित प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा अभ्यारण्य के लिए 1153 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यह एशिया का देखिए यह एशिया के एक महत्वपूर्ण संरक्षित प्रदेश है। देखिए यह काठियावाड़ प्रायद्वीप में जूनागढ़ से 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। 2005 की गणना के अनुसार 359 से यहीं पर है। अब इंद्रावती बाघ संरक्षित प्रदेश, इंद्रावती बाघ टाइगर रिजर्व, देखिए यह संरक्षण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दांडेवा जिले में स्थित है। इसका नाम निकटवर्ती इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों का वास स्थान है तथा दलदल में पाए जाने वाले हिरणों का भी एक वैकल्पिक वास स्थान है। अब जिम कॉर्बेट
जिम कॉर्बेट बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए देखिए जिम कॉर्बेट बाघ संरक्षित प्रदेश कुमाऊं हिमालय के पादरी में कुमाऊं हिमालय के पादगिरी में स्थित यह संरक्षित प्रदेश लगभग 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले यह हरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिसे इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित प्रदेश का नाम 1957 में दिया गया। यहाँ देखिए यहाँ बाघ हाथी चीता सांभर नीलगाय घड़ियाल नागराज बनेरा सुअर छछूंदर उड़ने वाली लोमड़ी तथा धुंधले रंग का लंगूर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों की 600 प्रजातियाँ पाई जाती है। देखिए कान्हा बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए कान्हा बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए यह मध्य प्रदेश के मांडा तथा बालाघाट जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। 1000 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। इस उद्यान में हिरण बनेरा सुअर नीलगाय तथा पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मानस बाघ देखिए मानस बाघ संरक्षित देखिए मानस बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए मानस टाइगर रिजर्व देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व तथा एक एलिफेंट रिजर्व भी है। यह असम का एक जीवमंडल संरक्षित प्रदेश भी है जो हिमालय के पादगी में स्थित है। इसके एक भाग का विस्तार भूटान तक आपको है। इसके एक भाग का विस्तार भूटान तक है। यह उद्यान दुर्लभ तथा विलुप्त होते जा रहे वन जीव के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे असम रूपट टटर हिस्पीड हेयर देखिए सुनहरा लंगूर जंगली सुअर की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या कि मेलघाट बाघ देखिए मेलघाट बाघ संरक्षित मेलघाट बाघ संरक्षित प्रदेश की बात करते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व देखिए महाराष्ट्र के इस बाघ संरक्षित प्रदेश की स्थापना 1973 में की गई। यह 1677 वर्ग किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ बाघों के अतिरिक्त तेंदुआ भालू हाथी लंगूर बंदर चीता हिरण तथा विभिन्न प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। मुंडनथुरिया काराकट बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए मुंडनथुरिया काराकट टाइगर रिजर्व देखिए 1988 में स्थापित तमिलनाडु का यह बाघ संरक्षित प्रदेश लगभग 800 किलोमीटर के प्रदेश में फैला हुआ। यह बाघ देखिए यहाँ बाघ हाथी तेंदुआ बंदर लंगूर अजगर चीतर हिरण तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ देखिए क्या कि नागार्जुन सागर बांध पर संरक्षित प्रदेश देखिए नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व देखिए नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना के निकट स्थित इस बाघ संरक्षित प्रदेश का स्थापना 1982 में की गई थी। यह 3568 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। इस बाघ के अतिरिक्त यहाँ हाथी सांभर चीतर नीलगाय लंगूर तथा बंदर पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ देखी जा सकती है। नाम धापा बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए नाम धापा टाइगर रिजर्व देखिए म्यांमार की सीमा के निकट यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है तथा एक बाघ संरक्षित प्रदेश है। तेंदुआ यहाँ देखिए तेंदुआ बाघ पर देखिए तेंदुआ बाघ सफ़ेद पंखों वाले उड डक तथा हुलाक गिवन उलक यहाँ पाए जाने मुख्य जानवर हैं। भारत में लूसू जनजाति का आखिरी गांव इस उद्यान में स्थित है। अब देखिए यहाँ आगे कहा गया पखुई नामरी बाघ संरक्षित प्रदेश यहाँ देखिए कि यह संरक्षित प्रदेश आपको अरुणाचल प्रदेश तथा असम की सीमा पर स्थित है। यह 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ हाथी तेंदुआ मगरमच्छ बंदर हिरण तथा विभिन्न प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पन्ना बाघ संरक्षित प्रदेश जो आपको है वो यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह चीतर चिंकारा सामुदारिक का वास स्थान है। यहाँ एक बाघ संरक्षित प्रदेश भी इस उद्यान में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसे देखिए जिनमें बार हेडेड गुम हनी बर्ड्स राजगिद्ध किंग वल्चर तथा टुंडई तोता ब्लॉसम हेडेड शामिल है। पेंच बाघ संरक्षित प्रदेश यह संरक्षित प्रदेश मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में की गई। इसका नाम आपको पेंच नदी के नाम पर रखा गया जो इस उद्यान से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर बाघ देखिए यहाँ पर बाघ चीता सांभर देखिए नीलगाय बनेरा सुअर तेंदुआ रीछ जंगली कुत्ता वन बिलार लोमली सियार लकड़बग्घा और देखिए लकड़बग्घा गौर चौसिंगा तथा काकर पाए जाते हैं। इसके देखिए इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। पेरियार बाघ संरक्षित प्रदेश पेरियार बाघ संरक्षित प्रदेश के यहाँ पेरियार टाइगर रिजर्व देखिए केरल में पेरियार नदी के निकट स्थित था। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यहाँ बाघ हाथी तेंदुआ बंदर लंगूर चीतर हिरण अनेक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित यह उद्यान आपको सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। इस उद्यान को बनास नदी घेरे हुए यहाँ बाघ तेंदुआ सांभर चीतल गौर नीलगाय जंगली सुअर तथा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां
देखी जा सकती है। अब देखिए सरिस्का बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व देखिए यह राजस्थान के अरवल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई था। 1978 में इसे एक बाघ संरक्षित प्रदेश बाघ संरक्षित प्रदेश घोषित किया गया। यहाँ तेंदुआ वन बिलार लकड़बग्घा सियार चीतल सांभर केर लंगूर बनेरा सुअर तथा चौसिंगा पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ देखी जा सकती है। यहाँ बादशाह औरंगजेब तथा अलवर के राजा द्वारा निर्मित ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है। सिमलीपाल बाघ संरक्षित प्रदेश के सिमलीपाल बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व देखिए राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यहाँ सेमर के वृक्ष देखिए यहाँ सेमर के वृक्ष सिल्क कॉटन ट्री पाए जाते हैं। यहाँ कुछ दर्शनीय जलप्रपात हैं जैसे जुरंडा तथा बोहरी पानी। यह उद्यान को बाघ गंध बिलाव हाथी सियार तथा ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए सुंदरवन बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए यहाँ पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व देखिए यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में स्थित है। यह एक बाघ संरक्षित प्रदेश यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट आता एक जीव मंडल संरक्षित प्रदेश है। देखिए यहाँ संघन मैंग्रोव वन देखे जा सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा मगरमच्छ पाए जाते हैं। तदोबा अधेरी बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का यह बाघ संरक्षित प्रदेश 1993 में स्थापित हुआ। यह 620 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बाघ हाथी तेंदुआ बंदर चीतर तथा विभिन्न प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या आपको आगे इसमें आपको क्या वाल्मीकि बाघ संरक्षित प्रदेश देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए वाल्मीकि बाघ संरक्षित प्रदेश आपको उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह 840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ के अतिरिक्त यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवरों में गंध बिलाव जंगली कुत्ता सियार लोमड़ी तथा बनेरा सुअर मुख्य है। इस उद्यान में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ देखी जा सकती है। कक्ष वनस्पति मैंग्रोव देखिए मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल सागरों के तटों पर दलदल एवं कीचड़ में उगने वाली वनस्पति को कक्ष वनस्पति अथवा मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति सागरी तूफान तथा ऊंची समुद्री लहरों के विरुद्ध एक ढाल सीड का कार्य करती है जिससे तटीय अपरदन में भारी कमी आती है। जिससे तटीय अपरदन में भारी कमी आती है। सागर का लवणीय जल सेलिन वाटर उपजाऊ भूमि पर नहीं फैल पाता। इसका उपजाऊ तंत्र प्रोडक्टिव इकोसिस्टम समाज के विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराता है। भारत तटीय दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है जिसको कांडला भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष के फूलों से कपड़े की रंगाई काम ले आता है। एक वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत में कक्ष वनस्पति मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4,450 वर्ग किलोमीटर अथवा कुल वनस्पति क्षेत्रफल का 0.14% है। देखिए भारत सरकार 28 मैंग्रोव क्षेत्रों का सीमांकन किया है। राज्य स्तर मैंग्रोव वनस्पति के मुख्य क्षेत्रों के नाम तालिका 5 में नाम दिए गए। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंग्रोव भारत के मैंग्रोव 2019 के अनुसार देखिए आपको 2019 के अनुसार जो अभी डाटा जो दिया गया है वो 2019 के अनुसार आपको ही दिया गया है। हम जो डाटा अभी 2023 के अनुसार जो आपको डाटा होगा इसका जो सोर्स आपको रिपोर्ट ऑन मैंग्रोव कवर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 का। तो आपको यहाँ फॉरेस्ट सर्वे 2023 का जो आपको 24 का जो होगा जब का एग्जाम उस अनुसार आप देख लीजिए तो उस अनुसार आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तारीख आपको मैंग्रोव का ये तारीख आपको काफ़ी पुराना पड़ गया 2019 का ही है। तो इस डाटा का आपको इस तारीख का जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप आगे से देख लीजिएगा। अब आपको देखिए प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं कोरल रीफ्स जिसको बोलते हैं इसको देखिए यहाँ पर प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बात की। देखिए भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। मन्नार की खाड़ी। देखिए भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, दूसरा कक्ष की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कक्ष है, तीसरा आपको लक्षद्वीप है, चौथा आपको अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपको देखिए यहाँ देखिए क्या कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ देखिए आर्द्र भूमि देखिए वेटलैंड आर्द्र भूमि तथा वेटलैंड रामसर सम्मेलन देखिए आपको आर्द्र भूमि वेटलैंड तथा रामसर सम्मेलन देखिए यहाँ पर ईरान के रामसर नगर टाउन में 1971 में आर्द्र भूमि वेटलैंड के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन के पश्चात समझौता हुआ जिसको आर्द्र भूमि संरक्षण समझौता के नाम से जाना जाता है। देखिए इस समझौते के अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को आर्द्र भूमि वेटलैंड तभी घोषित किया जा सकता है जब उनमें संकट में एंडेंजर पशु पक्षियों का बसेरा हो या 20,000 से अधिक पक्षियों का वास हैबिटेट हो। देखिए भारत में आर्द्र भूमि या वेटलैंड देखिए
फिर देखिए रामसर कांड में देखिए आर्द्र भूमि को बोलते वेटलैंड तथा रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि तथा रामसर सम्मेलन देखिए आपको ईरान के रामसर नगर में 1971 में आर्द्र भूमि वेटलैंड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन के पश्चात समझौता हुआ, जिसे आर्द्र भूमि संरक्षण समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को आर्द्र भूमि वेटलैंड तभी घोषित किया जा सकता है जब उसमें संकट में एंडेंजर पशु पक्षियों का बसेरा हो या 20,000 से अधिक पक्षियों का वास हैबिटेट हो। देखिए भारत में आर्द्र भूमि वेटलैंड प्रबंधन की प्रक्रिया 1987 में आरंभ हुई। भारत में आर्द्र भूमि वेटलैंड प्रबंधन की प्रक्रिया 1987 में आरंभ हुई। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि नेशनल वेटलैंड कमेटी की सिफारिश पर भारत में 115 आर्द्र भूमि स्थापित की गई। भारत में निम्न आर्द्र भूमि वेटलैंड रामसर समझौते के अंतर्गत आते हैं। भारत में 115 आर्द्र भूमि स्थापित की गई। भारत के निम्न आर्द्र भूमि वेटलैंड रामसर समझौते के अंतर्गत आते हैं। अब आपके यहाँ देखिए क्या ये जो आपको डाटा जो आपको लिया गया है आपको देखिए तारीख 5 में 10 में जो रामसर समझौते के अंतर्गत भारत की आर्द्र भूमि देखिए आपको भारत की आर्द्र भूमि जो आपके यहाँ पर है वो ये आपको 2000 देखिए ये आपको 2000 ये जो डाटा आपके यहाँ पर लिया गया है ये डाटा 2015 का ही आपको है। तो अभी देखिए अभी उनसे ज़्यादा आपको हो गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए वाइल्ड लाइफ यूजिंग देखिए यहाँ पे जो ये जो सोर्स है वाइल्ड लाइफ कंजर्विंग यूजिंग एस्पेटिया टेक्निक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 2015 देखिए ये डाटा 2015 का जो काफ़ी पुराना पड़ेगा। तो हमें इस नई जो डाटा नई प्रकार का होगा उसमें से लिए गए। तो हमें लगता है कि अब तक आपको यहाँ पर मात्र 26 रामसर साइट है जो उसमें अब वर्तमान 2024 में काफ़ी बढ़ चुका होगा। अब यहाँ पर कि वन्य जीवों के संरक्षण की नीति आप देखिए वन्य जीवों के संरक्षण की नीति कैसे लिया जाए स्ट्रेटजी देखिए स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपके यहाँ पर है। यहाँ देखिए क्या स्ट्रेटजी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी वन जीवों के देखिए वन जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वन जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अभ्यारण्य देखिए अभ्यारण्य सेंचुरीज राष्ट्रीय उद्यान नेशनल देखिए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अभ्यारण्य संरक्षित प्रदेश तथा जीव मंडल संरक्षित प्रदेशों बायोस्फीयर शिकार करना सख्त रूप से रोक दिया जाना चाहिए। पहला देखिए वन जीवों के संरक्षण की नीति के अंदर पढ़ा क्या होगा कि राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क अभ्यारण्य संरक्षित बाघ संरक्षित प्रदेश तथा जीव मंडल संरक्षित प्रदेशों बायोस्फीयर में शिकार करना सख्त रूप से रोक दिया जाना चाहिए। दूसरा देखिए शिकार की चोरी करने वाले पोचर तथा चरवाहों को संरक्षित उद्यान तथा अभ्यारण्य में घुसने से रोकना चाहिए। तीसरा देखिए राष्ट्रीय उद्यान तथा वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। चौथा आपको वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य वर्तमान राष्ट्रीय यहाँ पर आपको है। तीसरा देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान देखिए राष्ट्रीय उद्यान तथा वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि होना चाहिए। आपको तीसरा जहाँ पर कहा गया देखिए राष्ट्रीय उद्यान तथा वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। चौथा आपको वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों को अधिक आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान कर विकसित करना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों को अधिक आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान कर विकसित करना चाहिए। पाँचवा देखिए आपको वन जीवों के बंदी प्रजनन कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। छठा आपको देखिए राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में वन जीवों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। सातवें राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में वन जीवों के रहने तथा उनके के उपयुक्त वास स्थान वातावरण का विकास करना। आठवां देखिए आपको आठवां क्या है देखिए आठवां आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों आठवां देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान तथा राष्ट्रीय उद्यानों देखिए यहाँ पर आठवां सीरीज को देखिए आठवां देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में देखिए आठवां आपको यहाँ पर है कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में सेमिनार देखिए राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में सेमिनार संगोष्ठी सम्मेलन कार्यशालाओं तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना ताकि वन्य जीवों के बारे में जानकारी को बढ़ाया तथा सुधारा जा सके। नंबर देखिए सभी निम्नलिखित वनों में वन रोपण की व्यवस्था करना आपको है। दसवां आपको खेती के अनुपयुक्त उपांत भूमि को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लाना ताकि वन्य जीवों के पारिस्थितिक तंत्र तथा आवास स्थान में वृद्धि हो सके। यहाँ देखिए पश्चिमी घाट एक विश्व परंपरा स्थल देखिए वेस्टर्न घाट्स ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए यहाँ पर देखिए आपको रूस में 1 जुलाई 2012 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई परंपरागत समिति वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की बैठक में पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। पश्चिमी घाट अस्थिर ताजे जल तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियों तथा वनस्पति और पशुओं के समुदायों की उत्पत्ति तथा विकास के निरंतर चल रही पारिस्थितिकी एवं जैविक प्रक्रिया एक विशिष्ट उदाहरण देखिए। विज्ञान
देखिए यह विज्ञान एवं संरक्षण की दृष्टि से विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व वाली संकटग्रस्त प्रजातियां सहित जैविक विभिन्नताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक निवास स्थल भी है। विश्व परंपरा स्थल देखिए विश्व परंपरा स्थल होने के अतिरिक्त यह विश्व के 8 सर्वाधिक लोकप्रिय विभिन्नता वाले स्थलों में से एक है। पश्चिमी घाट या सहाद्री देखिए पश्चिमी घाट या सहाद्री पश्चिमी घाट या सहाद्री प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट के साथ फैली पर्वतमाला है। यह दक्षिण पठार को अरब सागर के साथ साथ को तंग तटीय मैदान से अलग करती है। पश्चिमी घाट गुजरात पश्चिमी घाट फिगर 5.9 को देखिए। पश्चिमी घाट गुजरात में तापी नदी के दक्षिण शुरू होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में लगभग 1600 किलोमीटर तक गुजरते हुए भारत के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ क्या कि पश्चिमी घाट के पहाड़ियों की प्रमुख चोटियाँ अनाईमुडी 2695 मीटर, डोडा बेट्टा देखिए 2636 मीटर, मुकरती 2551 मीटर, कोडई कनाल 2131 मीटर और 2131 मीटर। आपके बाबा बुदन गिरी 1712 मीटर। कुंदेमुख 1894 मीटर। अगस्त से मलाई 1886 मीटर। पुष्पगिरी 2500 मीटर तक। कोडई कनाल 2285 मीटर भी पश्चिमी घाट में ही स्थित है। इन क्षेत्रों में फूलों के पौधों की 5000 किस्में हैं। 149 स्तनधारी पशुओं, 508 पक्षियों तथा 179 उभयचर एम्फीबियन की प्रजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार 325 प्रजातियां पश्चिमी घाट में ऐसी है जो वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त है। यहाँ देखिए क्या कि पश्चिमी घाट में देखिए पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय एवं अर्ध उष्णकटिबंधीय वनफल हैं जो वहाँ की मूल जनजाति के लोगों को भोजन एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र आपको विकास के लिए पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील है। भारत सरकार अनेक संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं जिनमें दो जीव मंडल अभयारण्य, 13 राष्ट्रीय उद्यान तथा विशिष्ट संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए अनेक वन जीव अभयारण्य शामिल है। नागर होले के सदाबहार वनों में नीलगिरी जैविक अभयारण्य 5500 वर्ग किलोमीटर, पतझड़ी वनों से भरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है। केरल तथा तमिलनाडु में स्थित मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान एवं मुकुरुती राष्ट्रीय पार्क अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण व्यवहारों से इस महत्वपूर्ण विश्व परंपरा स्थल हेरिटेज साइट की पारिस्थितिकी प्रणाली की समुत्थानशील विशेषताओं में सुधार किया जा सकता है। यहाँ देखिए क्या कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण व्यवहारों से इस महत्वपूर्ण विश्व परंपरा हेरिटेज साइट की पारिस्थितिकी प्रणाली की समुत्थानशील विशेषताओं में सुधार किया जा सकता है। अब यहाँ एक खास बात देखिए यहाँ से जो चैप्टर 5 जो था आपको प्राकृतिक वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान और वन जीवन के बारे में पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद आपको चैप्टर 6 जो आपको सॉइल मृदा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।